मेरी बेटी ने हमारी बहस के बाद मुझे चाय बनाने दिया। पापा, इसे आप सुलह के लिए पिएं। इसका स्वाद अजीब था। 5 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अब आपके यहां कितने बजे हैं। मैं अपने घर के कार्यालय में तिमाही खर्चों की रिपोर्ट देख रहा था। तभी दीपक बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गया। ये मेरा पहला चेतावनी संकेत होना चाहिए था। अमृता उसके पीछे 2 कदम चल रही थी। उसके चेहरे पर एक तनाव और चिंता थी जिससे मेरा पेट मरोड़ गया। दीपक के हाथ में एक मनीला फोल्डर था, जैसे उसमें कुछ बहुमूल्य हो। उसने अपने हाथ से कागजात मेरे डेस्क पर फैलाए, अंगूठे से संख्याओं की ओर इशारा करते हुए, तेजी से बात करते हुए गारंटी की गई वापसी और शुरुआती अवसरों के बारे में। उसके इत्र की खुशबू छोटे से स्थान में बहुत तीव्र थी। विक्रम, यह एक बार की मिलने वाली अवसर है। 42,000 रुपये से हमें शुरुआती स्तर पर शामिल कर सकते हैं। 6 महीने में हमें 30% लाभ देखने को मिल सकता है, शायद और भी ज्यादा। मैंने फोल्डर बंद किया और उसे डेस्क पर वापस खिसका दिया। मेरी पढ़ने की चश्मा धीरे धीरे नीचे आ गई। बातचीत खत्म हो चुकी थी। मैंने पहले भी ऐसे वादे सुने हैं, उत्तर नहीं है। दीपक नहीं हिला। इसके बजाय वह मेरे डेस्क पर झुक गया। उसकी कूल्हा किनारे में धंस गई, उस स्थान में घुसपैठ करते हुए जो मैंने इस घर में अपने लिए बनाया था, जिसे मैंने 30 साल पहले अपने हाथों से बनाया था। हम यहां सब कुछ संभालते हैं, यार्ड, रख रखाव, यह सुनिश्चित करना कि आप सही से खाएं। ये घर, वास्तव में, ये पहले से ही नाम के अलावा हमारा है। शब्दों ने मुझे बर्फ के पानी की तरह हिट किया। मैं खड़ा हुआ, मेरी कुर्सी लकड़ी पर खिसक गई। ये मेरा घर है, मैंने इसे बनाया, मैंने इसके लिए भुगतान किया, और आप दोनों यहां 2 साल से बिना किराए के रह रहे हैं। अमृता का हाथ डेस्क पर जोर से गिरा। यह पूरी तरह से हिंसा नहीं थी, लेकिन इतना आक्रामक था कि लैंप कांप उठी। उसका चेहरा गर्दन से लेकर बालों की रेखा तक लाल हो गया। आप हमेशा से ऐसे रहें, आपके हर पैसे को गिनते हुए, सब कुछ इकट्ठा करते हुए। हम आपके परिवार हैं, कोई चैरिटी का मामला नहीं। मैंने आपको पिछले साल 30,000 रुपये दिए। आपने इसे 4 महीने में खर्च कर दिया और कभी नहीं बताया कि यह किस पर गया। यह सही नहीं है। हमें खर्चों का सामना करना पड़ा। आप हमारी स्थिति को नहीं समझते, लेकिन मैं समझता था। मैंने समझा कि मेरी बेटी एक ऐसी व्यक्ति बन गई है जिसे मैं मुश्किल से पहचानता हूं, और जिस आदमी से उसने शादी की है, उसने उस परिवर्तन को तेज कर दिया है। दीपक का हाथ अमृता की कमर पर गया, नियंत्रण रखने वाला, उसे दरवाजे की ओर ले जाते हुए। यह इशारा ऐसा था कि मेरी त्वचा कराह उठी। मां हमेशा कहती थी कि आप उस व्यवसाय से हमें ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि पैसा ही वह है जो आपको हमेशा से पसंद था। वह इस आदमी पर शर्मिंदा होती जो आप बन गए हैं। मैंने अपनी आवाज को शांत और स्थिर रखा। आपकी मां कभी ऐसा नहीं कहती, और आप यह जानते हैं। वे दोनों मिलकर बाहर चले गए। दीपक ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा अस्पष्ट था, और फिर वे चले गए। घर मेरे चारों ओर चुप्पी में बस गया। मैंने उस रात कमरों में घूमा, चीजों को छूते हुए। पटरीसिया की तस्वीर जो तख्त पर रखी थी, उसकी मुस्कान समय में जमी हुई। वह बैनिस्टर जिसे मैंने खुद स्थापित किया था, इसे रगड़ते हुए जब तक लकड़ी चिकनी न हो गई। अलमारियों पर किताबें उनकी पीठ पड़ने से टूट गई। हर वस्तु मेरे जीवन का एक टुकड़ा थी जो मैंने बनाया था, जो मैं खोने वाला था। नींद आसानी से नहीं आई। मैं बिस्तर में लेटा रहा, छत के पंखे को घूरते हुए, अंधकार में परछाइयों को घूमते हुए देख रहा। सुबह ठंडी और धूसर आई। मैंने अमृता के कदमों को हॉलवे में पहले सुना, फिर मैंने देखा कि उसका चेहरा मेरे दरवाजे पर प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल सूजी हुई थीं। वह या तो रो रही थी या इसे ऐसा दिखाने में बहुत अच्छा काम किया था। पापा, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? मैं पिछली रात नहीं सो पाई। मैंने भयानक बातें कहीं, बातें जो मैंने नहीं मानी। आप उस समय ऐसा ही समझती थीं। वह कमरे में चली आई, अपने हाथों को मरोड़ते हुए। मैं तनाव में थी। दीपक ने एक और कॉन्ट्रैक्ट खो दिया।
और मैंने बस इसे आप पर निकाल दिया। यह सही नहीं था। मैंने उसे सिरहाने के खिलाफ बैठकर उसके चेहरे का अध्ययन किया। वह अचानक युवा लग रही थी, जैसे वह उस लड़की की तरह जिसने रविवार की सुबह 10 साल की उम्र में मुझे बिस्तर में छाए ला कर दी थी। अमृता, हमें पिछली रात के बारे में बात करने की जरूरत है, दीपक ने जो कहा। कृपया पापा, मुझे आपको मुआफ करने का मौका दें। मैंने आपके पसंदीदा चाय बनाई है, जैसे आप पसंद करते हैं। 2 चीनी, थोड़ा क्रीम। इसे एक शांति का प्रस्ताव माने। उसने मुझे नीचे रसोई में ले जाया, जहां एक कप एक छोटे ट्रे पर उसके पास एक मोड़दार नैपकिन के साथ रखा था। इसका समारोह जानबूझकर महत्वपूर्ण महसूस होता था। उसने इसे दोनों हाथों से मुझे दिया और मैंने इसे लिया। हमारी आंखें कप के किनारे पर मिल गईं। पी लो, ये ठंडी हो रही है। मैंने गर्म मिट्टी का कप पकड़ा, इसके वजन को महसूस करते हुए। एक हिस्सा मुझसे बेहतर जानता था। एक हिस्सा चाहता था कि मेरी बेटी अभी भी वहां कहीं हो, डेस्परेशन और रिजेंटमेंट के नीचे। मैंने एक घूंट लिया। माफ करने के लिए कुछ नहीं है, मैंने झूठ बोला। अमृता ने मुस्कुराते हुए कहा। यह उसकी आंखों तक नहीं पहुंचा। उसने खुद को काउंटर साफ करने, बर्तन की रैक को व्यवस्थित करने में व्यस्त रखा, लेकिन उसकी हरकतें झटकेदार और चिंतित थीं। वह बार बार माइक्रोवेव की घड़ी की ओर देख रही थी। मैंने बैठक कक्ष में अखबार के साथ पीछे हटने की कोशिश की, जो शीर्षक पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था, जो बेकार के आकार में धुंधला हो गया। 20 मिनट बीत गए। फिर कमरा एक तरफ झुक गया, जैसे घर समुद्र में जहाज बन गया हो। मिचली मेरे गले में उठी, गर्म और जोरदार। अखबार मेरे हाथों से फिसल गया। मैं खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पैर पानी की तरह थे। मैंने हाथ के सहारे के लिए लपका, लेकिन चूक गया। मेरी दृष्टि एक सुरंग में सीमित हो गई। फोन। मुझे फोन चाहिए था। वह साइड टेबल पर था, असंभव रूप से दूर। मैंने आगे झपटा, घुटनों के बल गिरा। अंतिम कुछ इंचों के लिए रहेगा। मेरी उंगलियां बेढंगी थीं, मोटी थीं, लेकिन मैंने स्क्रीन अनलॉक करने में सफल रहा और नंबर दबाए। ईमान जॉमन 1911। आपकी आपातकालीन स्थिति क्या है? मेरी जीभ सूजन महसूस हो रही थी। शब्द मुझसे लड़खड़ाते हुए आए, दूर से। मैंने कहा, मुझे जहर दिया गया है, मुझे मदद चाहिए। सर, क्या आप अपना पता बता सकते हैं? आप कहाँ हैं? 4217 मेपलर क्रेस्ट। फोन मेरी पकड़ से गिर गया। अंधकार ने मुझे डुबो दिया, जैसे मैं डूब रहा था। मेरी आखिरी सोच जब चेतना भंग हुई। अमृता, तुमने क्या किया? पहले ध्वनि आई, एक स्थिर बीप, यांत्रिक और जोरदार। फिर संवेदनाएं आईं, कुछ प्लास्टिक मेरी नासिका में, मेरी बाईं भुजा में चुभन, चादरें जो स्टार्च की तरह कठोर और अज्ञात थीं। मेरे मुंह का स्वाद तांबे और रासायनिक पदार्थों जैसा था। मैंने अपनी आंखें खोलीं और सफेद छत की टाइलें और फ्लोरोसेंट लाइट देखी, जो सब कुछ बहुत उज्ज्वल और तीखा बना रही थीं। मेरे सिर में हर धड़कन के साथ दर्द हो रहा था। एक नर्स मेरी परिधीय दृष्टि में आई। उसकी स्क्रब पर छोटे कार्टून बिल्ली के चित्र थे। जब उसने मुझे देखा तो उसने मुस्कुराई। श्रीमान कुक, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो मेरे हाथ को दबाएं। मैंने दबाया। मेरी पकड़ कमजोर महसूस हो रही थी। कहां? मैं कहां हूं? आप सेंट डेविड्स मेडिकल सेंटर में हैं। आपको कल रात एम्बुलेंस द्वारा लाया गया था। आप कैसे महसूस कर रहे हैं? मेरा सिर, सब कुछ धुंधला है। क्या हुआ? उसने मॉनिटर्स की जांच की, एक टैबलेट पर नोट्स बनाए। डॉक्टर सब कुछ समझाएंगे। मैं उसे बताने जा रही हूं कि आप जाग गए हैं। समय अजीब खिंचाव में गुजरा। मैंने अपनी भुजा में आईवी की जांच की, मेरे सीने से जुड़े लीड, यह समझने की कोशिश करते हुए कि मैं यहां कैसे पहुंचा। फिर यादें जैसे बर्फ के पानी की तरह बहने लगीं। चाय, अमृता का चेहरा मुझे पीते हुए देखना, कमरा घूमना, फोन कॉल। डॉक्टर मिशेल एक टैबलेट लिए आए। उनका चेहरा गंभीर था, जिससे मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने मेरे बिस्तर के पास एक कुर्सी खींची और भारी होकर बैठ गए। श्रीमान कुक, हमें आपके साथ हुई घटना के बारे में बात करनी है। उन्होंने टैबलेट को मेरी ओर मोड़ा। नंबर, चार्ट, चिकित्सा शब्दावली, जो मेरे लिए कुछ नहीं मतलब रखती थी। उनका पेन कुछ विशेष मानों की ओर इशारा कर रहा था।
आपके रक्त परीक्षण में कुछ चिंताजनक परिणाम आए हैं। मुझे आपसे सीधे पूछना है, क्या आपने कल कोई सेडेटिव लिया था? नींद की गोलियां? चिंता की दवा? नहीं, मैं ऐसी कोई चीज नहीं लेता, बस रक्तचाप की दवा। मैंने यही सोचा था। उन्होंने स्क्रीन पर टैप किया। यहां ये नंबर देखें, यह थेराप्यूटिक डोज से 3 गुना है। श्रीमान कुक, आपके रक्त में बेंजोडियाजिपाइन और डायनहाइड्रामाइन के उच्च स्तर हैं। किसी ने इन्हें उस चीज में डाल दिया जिसे आपने खाया। शब्द हमारे बीच हवा में लटके रहे। मैंने उन्हें सुना, व्यक्तिगत रूप से समझा, लेकिन एक साथ वे कुछ असंभव बना रहे थे। डाइन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यह एक दुर्घटना नहीं थी। यह संयोजन, ये डोज, ये जानबूझकर किया गया था। श्रीमान कुक, ये कोशिश की गई जहर देने की घटना थी। मेरे हाथ चादर को कसकर पकड़ रहे थे। मैंने अपनी आंखें बंद कीं और अमृता को चाय देते हुए देखा। उसकी मुस्कान जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची, जिस तरह से उसने घड़ी की ओर देखा। मेरा जबड़ा कस गया जब तक दांतों में दर्द नहीं होने लगा। यह संभव नहीं है, कौन करेगा? लेकिन मुझे पता था, डॉक्टर मिशेल ने मेरे चेहरे में यह देखा। क्या आप जानते हैं कि यह किसने किया हो सकता है? उनकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। अस्पताल की प्रक्रिया संदिग्ध जहर देने की घटनाओं की रिपोर्ट करने की मांग करती है। मैंने हिचकिचाते हुए, शब्द मेरे गले में अटक गए। आप एक अजनबी को कैसे बताएं कि आपकी अपनी बेटी ने आपको मारने की कोशिश की? डॉक्टर मिशेल ने मेरी चुप्पी को एक किताब की तरह पढ़ा। परिवार? उन्होंने धीरे से पूछा। मैंने मुश्किल से सिर हिलाया। मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी। कोशिश की गई जहर देना एक गंभीर अपराध है। रुको, क्या आप मुझे कुछ समय दे सकते हैं? मुझे आरोप लगाने से पहले पूरी तरह सुनिश्चित होना है। श्रीमान कुक, किसी ने आपको मारने की कोशिश की। मुझे पता है, लेकिन अगर मैं किसके बारे में गलत हूं तो मुझे स्पष्ट रूप से सोचना होगा। कृपया 24 घंटे। उन्होंने मुझे एक लंबे क्षण के लिए देखा, फिर अपने टैबलेट पर स्क्रीन बदलने लगे। मैं सब कुछ दस्तावेज कर रहा हूं, समय रेखा, रक्त परीक्षण, ये बातचीत। यदि आप अपना विचार बदलते हैं या यदि कुछ और होता है। उन्होंने खतरे को अधूरा छोड़ दिया। आप भाग्यशाली हैं कि आपने 9/11 को जब किया। आपकी उम्र में आपके रक्तचाप के साथ और 15 मिनट बिताने पर आप समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने समझा, मुझे मरना चाहिए था। उन्होंने मुझे उस ज्ञान के साथ अकेला छोड़ दिया। मैंने अपनी आंखें छत पर गड़ाई, टाइलों की गिनती करते हुए, जो कुछ हुआ था उसे प्रोसेस करते हुए। मेरी बेटी, मेरी एकमात्र संतान। उसने मेरी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। किस लिए? घर के लिए, बीमा पैसे के लिए। क्योंकि दीपक ने उसे समझाया कि यह उनके समस्याओं का समाधान था। जो क्रोध मुझ में उठ रहा था वह गर्म नहीं था। यह ठंडा, गणनात्मक और सर्जिकल स्टील की तरह तेज था। उस दोपहर बाद अमृता जैसे तूफान की तरह कमरे में आई। वह मेरे बिस्तर के पास दौड़ी, अपने दोनों हाथों में मेरा हाथ पकड़ा, उसे अपने गाल पर रखा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। पापा, मैं जैसे ही सुना, आई, क्या आप ठीक हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने अपने हाथ को उसकी पकड़ में ढीला छोड़ दिया, धीरे धीरे बोला, जैसे मैं भ्रमित और थका हुआ था। अमृता, मैं ठीक हूं, बस जो हुआ उसके बारे में उलझन में हूं। आप बेहोश हो गए। मैंने आपको पाया और 911 को बुलाया। ठीक है, पैरामेडिक्स। विक्रम के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। अमृता ने उसके हाथों पर हाथ रखा, लेकिन उसकी आंखें विक्रम के चेहरे पर थीं। दीवार पर लगे मॉनिटर्स और बिस्तर के पैर पर लटके चार्ट्स को देखते हुए। विक्रम, क्या डॉक्टरों ने पता लगाया कि इसका कारण क्या था? क्या यह तुम्हारी दवाई का असर था? हमें जानना जरूरी है ताकि यह फिर ना हो। वे अभी भी टेस्ट कर रहे हैं। शायद मैंने जो खाया उससे कुछ हुआ या कोई दुष्प्रभाव, लेकिन उन्हें कुछ तो पता होगा। क्या उन्होंने तुम्हारे दिल के बारे में बताया? विक्रम ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं, कुछ निश्चित नहीं, बस आराम की जरूरत है। अमृता ने विक्रम का हाथ और कस के पकड़ लिया। जब उसने कुछ खाया या पिया है कहा, तो उसके हाथ की पकड़ एक क्षण के लिए गहरी हो गई। दीपक की आंखें अमृता की ओर थोड़ी देर के लिए घूम गईं। विक्रम ने दोनों प्रतिक्रियाएं नोट कीं। यह मेरी गलती है।
अगर मैं कल परेशान नहीं होता, अगर हमने बहस नहीं की होती, तो शायद यह तनाव नहीं आता। ये तुम्हारी गलती नहीं है, दीपक ने कहा, लेकिन यह झूठ उसके गले में कड़वा लगा। लेकिन है, मैंने भयानक बातें कहीं, मैं बहुत बुरी बेटी रही हूं, क्या तुम मुझे माफ करोगी? माफ करने के लिए कुछ नहीं है, दीपक आगे बढ़ते हुए बोला। अहम बात यह है कि तुम अब ठीक हो, तुम जल्द ही घर आओगी और हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। उनके अंतिम शब्दों पर जोर देने से विक्रम की त्वचा पर झुरझुरी सी आ गई। हाँ, जल्दी घर। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि तुम आरामदायक रहो, जो भी तुम्हें चाहिए। इसके लिए मैं तुम दोनों की सराहना करती हूं, उन्होंने कहा। वे और 20 मिनट तक वहीं रहे। अमृता अपने दुख और राहत का प्रदर्शन कर रही थी, जबकि दीपक एक सहायक पति की भूमिका निभा रहा था। जब वे अंततः चले गए, विक्रम ने तुरंत सीधा बैठ गया। उसकी कमजोरी एक अभिनय थी। उसने अपना फोन निकाला, नोट्स ऐप खोला और तेजी से टाइप करने लगा। अमृता, हाथ में कंपन। जब मैंने खाने का जिक्र किया तो उसके हाथ पसीने से तर हो गए। दीपक, डायग्नोसिस के बारे में जांच करने वाले सवाल। जब मैंने उलझन का दावा किया तो दोनों स्पष्ट रूप से आराम कर गए। उन्हें नहीं पता कि मैं क्या जानता हूं। नर्स वापस आई और उसके वाइटल्स चेक किए। क्या मैं अपना टैबलेट ले सकता हूं? उस रात विक्रम ने नींद नहीं ली। उसने ऑस्टिन में एस्टेट अटॉर्नी की तलाश की और रिव्यू ध्यान से पढ़े। उसे कोई ऐसा चाहिए था जो आक्रामक, थोड़ा और एस्टेट विवाद में विशेषज्ञ हो। उसके मन में हथियार शब्द बार बार घूम रहा था। वह एक वकील नहीं बल्कि एक हथियार की तलाश कर रहा था। अमृता और दीपक ने सोचा कि वे उसकी कहानी खत्म कर सकते हैं। उन्हें लगा कि वह बस उनके और उसके संपत्तियों के बीच एक बाधा है। उन्होंने उसे गायब करने की कोशिश की। इसके बजाय उन्होंने कुछ और खतरनाक बना दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं और साबित करने के लिए सब कुछ है। वे इस खेल को खेलना चाहते थे। वह इस खेल को बेहतर ढंग से खेलेगा, नफरत या धोख से नहीं, बल्कि ठंडे, विधिवत सटीकता से। वे उसकी जिंदगी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। वह उनके जीवन को एक एक करके नष्ट करने जा रहा था, जब तक कि केवल परिणाम न रह जाएं। मॉनिटर्स अंधेरे में लगातार बीप कर रहे थे। एक धड़कन, एक उलटी गिनती। शिकार शुरू होने वाला था। नर्स विक्रम को अस्पताल के प्रवेश द्वार तक ले गई, जबकि अमृता एक नर्वस पक्षी की तरह चारों ओर उड़ रही थी। दवा की शेड्यूलिंग और फॉलोअप अपॉइंटमेंट के बारे में सवाल पूछ रही थी। विक्रम ने अपने किरदार को बखूबी निभाया, धीरे धीरे चलते हुए, व्हील चेयर की आर्मरेस्ट को पकड़ते हुए। जब उसने पूछा कि क्या वह निर्देश समझता है, तो उलझन से भरे चेहरे का प्रदर्शन करते हुए। दीपक ट्रक लेकर आया। विक्रम ने देखा कि उसकी हाथ स्टीयरिंग व्हील पर हल्का सा कांप रहा था। घर की यात्रा बिना कहे तनाव से भरी थी। अमृता ने उसकी कार चलाई, जबकि दीपक अपने ट्रक में पीछे आ रहा था, हर कुछ सेकंड में रियर व्यू मिरर में उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए। विक्रम खिड़की से बाहर देख रहा था, ऑस्टिन को सरकते हुए देख रहा था, लेकिन उसका मन गणना कर रहा था। पापा, क्या आप वहां आराम से हैं? क्या मुझे एयर कंडीशनिंग समायोजित करनी चाहिए? अमृता ने पूछा। मैं ठीक हूं, बस थका हुआ हूं। दीपक की आवाज यात्री सीट से आई, सावधानी से सामान्य। डॉक्टरों ने सच में नहीं कहा कि इसका कारण क्या था, बस एक प्रतिक्रिया, कुछ ऐसा। सभी चिकित्सा शर्तें याद नहीं हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अब ठीक हो, अमृता ने जल्दी से कहा। घर वैसा ही दिख रहा था, उसका घर जो उसने अपनी डिजाइन से बनाया था और अपनी मेहनत से भरा था। अमृता ने उसके बेडरूम को तैयार किया था। ताजे बिस्तर, नाइट स्टैंड पर फूल, एक पानी की जग जिसमें कंडेंसेशन था। आराम करो, उसने कहा, लंच एक ट्रे पर लाकर। दीपक ने 2 बार चेक किया। उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। विक्रम ने उन्हें उचित कमजोरी के साथ धन्यवाद दिया और उन्हें जाते हुए देखा। बंद दरवाजे के पीछे उसने उनकी आवाजें सुनी, जो नीचे थीं, धुंधली और जरूरी। वह शब्दों को नहीं समझ सका, लेकिन स्वर ने बहुत कुछ कहा। डर, चिंता, गणना। विक्रम ने सुबह तक इंतजार किया। अमृता सुबह 8:10 पर अपने रियल एस्टेट कार्यालय के लिए निकली।
दीपक 20 मिनट बाद अपने कथित व्यापार मीटिंग के लिए चला गया। विक्रम ने अपनी खिड़की से देखा जब तक दोनों वाहन गायब नहीं हो गए। उसने 5 और मिनट इंतजार किया। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कार की ओर बढ़ा दिया। उसके शरीर ने उस ताकत से प्रतिक्रिया दी जिसे वह छिपा रहा था। ऑस्टिन का ट्रैफिक इस समय प्रबंधनीय था। डेविस एंड एसोसिएट्स एक कांच की इमारत के 7वें मंजिल पर था, जो कोर्ट हाउस के पास था। रिसेप्शनिस्ट ने उसे लकड़ी के पैनल वाले कॉरिडोर में ले गई, जो कानून की किताबों और फ्रेम की गई सर्टिफिकेट से भरे थे। मार्गरेट डेविस के कार्यालय में चमड़े और पुरानी कागज की महक थी। वह 68 साल की, सफेद बालों वाली और तेज निगाहों वाली थी। उसने बिना रोक टोक के उसकी कहानी सुनी। बहस, चाय, जहर, अस्पताल का निदान, अमृता और दीपक का पारदर्शी चिंता जो उनके आतंक को छुपा रहा था। जब वह खत्म हुआ, उसने अपनी कलम रखी और उसे गौर से देखा। श्रीमान विक्रम, जो आप बता रहे हैं वह हत्या का प्रयास है। क्या आपने स्थानीय पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है? नहीं, मैं सिर्फ सजा नहीं बल्कि न्याय चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वे सब कुछ खो दें जो उन्होंने चुराने की कोशिश की। एक अलग तरह का न्याय। यह धैर्य की मांग करता है। योजना बनाने की जरूरत है। मेरे पास धैर्य है और मेरे पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है। योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने के लिए समय। मार्गरेट ने टेक्सास की संपत्ति कानून को स्पष्टता से समझाया। वयस्क बच्चों के लिए कोई अनिवार्य एयरशिप नहीं, पूरी परीक्षण स्वतंत्रता। मैं अमृता को पूरी तरह से वंचित कर सकता हूं। अगर चाहूं तो सब कुछ चैरिटी को दे सकता हूं, लेकिन हमें दस्तावेज प्रमाण की आवश्यकता होगी। उसने अपने डेस्क पर एक व्यवसाय कार्ड खिसकाया। ब्रायन कोल, पूर्व जासूस, अब निजी अन्वेषक, इस तरह के काम के लिए ऑस्टिन में सबसे अच्छा। उसका कार्यालय उतना चमकदार नहीं था। कार्यात्मक फर्नीचर, फाइलिंग कैबिनेट, कंप्यूटर उपकरण। ब्रायन कोल 45 वर्ष का था, थका हुआ और उन पुलिस वालों और अन्वेषकों की तरह निराश था जिन्होंने बहुत अधिक मानव विभत्सता देखी है। क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी ने संपत्ति के लिए आपको मारने की कोशिश की? मुझे नहीं लगता। मुझे पता है। वह नहीं हिचका। वित्तीय पृष्ठभूमि की जांच सस्ती नहीं होती। हम एक व्यापक काम के लिए 2, शायद 3,000 का अनुमान लगा रहे हैं, जो भी हो। मुझे सब कुछ जानना है। आपकी स्थिति में ज्यादातर लोग तो बस तलाक की अदालत या दीवानी मामलों के लिए पर्याप्त चाहते हैं। आप कुछ बड़ा बना रहे हैं। मैं एक ठोस केस बना रहा हूं। जब मैं कदम उठाऊं तो मैं चाहता हूं कि कोई भी सवाल अनुत्तरित न रहे। मैंने उसे नाम, जन्मतिथि, सामाजिक सुरक्षा नंबर, वर्षों पहले मैंने जो क्रेडिट कार्ड खाता सह हस्ताक्षर किया था, सब दिया। उसने पूरी तस्वीर के लिए 2 सप्ताह का अनुमान लगाया। जो कुछ भी वे छिपा रहे हैं, मैं उसे ढूंढ लूंगा। मैं घर लौटते समय अस्पताल के रिकॉर्ड विभाग में रुका। 200 पन्नों में मेरी लगभग मौत का विवरण था। विषाक्तता रिपोर्ट, चिकित्सक के नोट्स, प्रयोगशाला के मान। डॉ मिशेल की रिपोर्ट कड़ी थी। जानबूझकर विषाक्तता, बेजोडियाजेपाइन और एंटीहिस्टामाइन की उच्च सांद्रता के साथ। मैंने 3 प्रतियां बनाई, एक मार्गरेट के लिए, एक ब्रायन के लिए, एक अपने सुरक्षित जमा बॉक्स के लिए। 2 दिन बाद एक सुरक्षा कंपनी की वैन आई। अमृता काम पर थी, दीपक बाहर था। तकनीशियन युवा, कुशल और पेशेवर था। यह एक आवासीय संपत्ति के लिए एक बहुत व्यापक सिस्टम है। मैं परिवार के सदस्यों के साथ रहता हूं। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि जब मैं अपने बेडरूम में हूं तो मेरा घर सुरक्षित हो। कैमरे छोटे, अदृश्य, पेशेवर गुणवत्ता के थे। बैठक कक्ष, रसोई, भोजन कक्ष, टेक्सास में सभी वैध। मेरे संपत्ति के सामान्य क्षेत्रों में ही। मैंने अपने फोन पर हर कोण का परीक्षण किया, स्थिति समायोजित की, ऑडियो गुणवत्ता की पुष्टि की। उत्तम। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा रहा, फीड की निगरानी कर रहा था। दीपक रसोई में चक्कर लगा रहा था, मुट्ठी मेज पर मार रहा था। अमृता भोजन तालिका पर बैठी थी, सिर को हाथों में रखे हुए। मैं सब कुछ स्पष्ट रूप से नहीं सुन सका, लेकिन कुछ टुकड़े सुने। अगर उसे पता है तो अब बहुत देर हो चुकी है। हमें वो पैसे चाहिए। हर शब्द ने उस बात की पुष्टि की जो मुझे पहले से ही पता थी।
उसे नियुक्त करने के 10 दिन बाद ब्रायन ने फोन किया। उसकी आवाज सपाट थी। पेशेवर। विक्रम, संख्या शायद आपकी कल्पना से भी बदतर हैं। कुल अर्न लगभग 200,000 पर पहुंच रहा है। मैंने एक नोटबुक निकाली। इसे तोड़कर बताओ। दीपक के पास असफल उद्यमों से 85,000 के व्यापार ऋण हैं, 88,000 का क्रेडिट कार्ड अर्न, 37,000 निजी ऋणदाताओं के पास 1800% ब्याज पर। अमृता के पास 32,000 का क्रेडिट कार्ड है। मासिक भुगतान उनके संयुक्त आय से लगभग 4,000 अधिक हैं। वे न्यूनतम भुगतान कैसे कर रहे हैं? वे नहीं कर रहे। 3 खाते डिफॉल्ट में हैं। वे क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर रहे हैं। क्लासिक आरण चक्र। मुझे सब कुछ भेज दो, हर दस्तावेज, हर स्रोत। उस शाम वित्तीय रिपोर्ट एन्क्रिप्टेड ईमेल द्वारा आई। मैंने अपने डेस्क पर पृष्ठ फैला दिए, मुख्य आंकड़ों को हाईलाइट किया। फजिसम पैलंबी का 1000, अरंचेली 1000, 18% ब्याज। संख्याएं एक हताशा की कहानी कह रही थीं, डूबने की, उन लोगों की जो मुझे पिता के रूप में नहीं बल्कि अपनी समस्याओं का समाधान मानते थे। उन्होंने मुझे नफरत में नहीं मारा, उन्होंने मुझे आवश्यकता में मारा। उनके लिए मैं मृत होने पर जीवित से अधिक मूल्यवान था। घर 850,000 का मूल्यांकन, मेरी बचत, मेरी संपत्तियां। मृत मैं मुक्ति का प्रतीक था, जीवित मैं केवल एक बाधा था। मेरे सीने में कुछ ठंडा और कठोर बस गया। यह दिल टूटने की भावना नहीं थी। इसके लिए एक सही दिल की आवश्यकता होती है। यह कुछ और था। स्पष्टता, उद्देश्य, संकल्प। अमृता ने लगभग 9 बजे मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। पापा, क्या आपको कुछ चाहिए? क्या मैं आपके लिए रात का खाना लाऊं? मैं ठीक हूं बेटी, बस आराम कर रहा हूं। आप यहां पूरे दिन से हैं। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप ठीक महसूस कर रहे हैं? मुझे बस शांति चाहिए। अस्पताल में रहना थकाऊ था। उसकी आवाज में हिचकिचाहट। ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं जानती हूं कहां ढूंढना है। उसके जाने के बाद मैंने अपने सबूत के फोल्डर खोले। चिकित्सा रिकॉर्ड जो विषाक्तता का दस्तावेजीकरण कर रहे थे, वित्तीय रिपोर्ट जो उनकी हताशा को दिखा रही थी, निगरानी फुटेज जो उनकी घबराहट को कैद कर रहा था, कानूनी दस्तावेज मार्गरेट से जो मेरे अधिकारों को रेखांकित कर रहे थे। मैंने सब कुछ व्यवस्थित किया, क्लाउड स्टोरेज में बैकअप लिया, अतिरिक्त प्रतियां बनाई। मैं अब पीड़ित नहीं था, मैं अब कुछ और था, कुछ धैर्यवान और रणनीतिक और खतरनाक, ऐसे तरीकों से जिनका वे अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। उन्होंने मेरी संपत्ति के लिए खेलने की कोशिश की, मुझसे वित्तीय राहत के बीच की बाधाओं को खत्म करने के लिए। उन्हें यह पता नहीं था कि उन्होंने वास्तव में क्या बनाया है। एक आदमी जो उनकी सबसे बुरी स्थिति से बच गया, जो उनके रहस्यों को जानता था, जो उन सभी पत्तों को रखता था जिन्हें उन्होंने अपने पक्ष में खेला था। कल मैं अपनी वसीयत बदलूंगा और फिर मैं उन्हें दिखाऊंगा कि न्याय वास्तव में कैसा दिखता है। मार्गरेट डेविस का सम्मेलन कक्ष उचित रूप से औपचारिक था। महोगनी की मेज, चमड़े की कुर्सियां, दीवारों पर कानून की किताबें। मैं सिर पर बैठा था, अजनबियों के बीच जिनकी निष्पक्षता मेरी क्षमता को प्रमाणित करेगी। सारा चेन, नॉटरी, अपने सामान की जांच कर रही थी। रॉबर्ट वॉश और लिंडा मार्टिनेज, पेशेवर गवाह जिन्हें मार्गरेट के कार्यालय के माध्यम से नियुक्त किया गया था, अपनी भूमिका की समीक्षा कर रहे थे। दोनों मुझे नहीं जानते थे, जो कि ठीक यही बात थी। मार्गरेट ने मेज पर 3 समान दस्तावेज रखे, प्रत्येक नीले कवर के साथ बंधे हुए। श्री कुकर, क्या आप समझते हैं कि यह दस्तावेज आपकी बेटी को पूरी तरह से वंचित करता है? मैं पूरी तरह से समझता हूं। मेरी स्पष्ट मंशा है और आप अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से यह निर्णय ले रहे हैं, बिना किसी दबाव या अनुचित प्रभाव के। यह पूरी तरह से मेरा खुद का निर्णय है जो संलग्न झापन में विवरण के आधार पर है। उसने रिकॉर्ड के लिए मुख्य प्रावधानों को जोर से पढ़ा। उसकी आवाज स्थिर और पेशेवर थी, लेकिन मैंने हर शब्द में महत्व सुना। मैं, विक्रम कुक, जो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हूं, सभी पूर्व वसीयत और कागजात को रद्द करता हूं। मैं अपनी पूरी संपत्ति, जिसमें मेरा निवास स्थान ईसोरुइकेमाई 7, मैपलरेस्ट ड्राइव, ऑनेस्टिन, टेक्सास, और सभी वित्तीय संपत्तियों को केंद्रीय टेक्सास वेटरन सपोर्ट फाउंडेशन को छोड़ता हूं। फिर महत्वपूर्ण जोड़,
मैं जानबूझकर अपनी बेटी अमृता कुक थॉर्नटन के लिए कोई प्रावधान नहीं करता जिसके कारण संलग्न झापन में विस्तृत हैं। झापन 3 पृष्ठों का था, चिकित्सा संबंधी, विवरणात्मक और विनाशकारी। पैसे के बारे में तर्क, चाय जो अमृता ने इंसिस्टेड की कि मैं पीऊं, अस्पताल में भर्ती, विषाक्तता रिपोर्ट जो जानबूझकर बेंजोडायज़ेपाइन और एंटीहिस्टामाइंस के साथ जहर देने का संकेत देती है। मेरा यह मानना कि अमृता और दीपक ने वित्तीय लाभ के लिए मेरी जान लेने की कोशिश की। संलग्न चिकित्सा रिकॉर्ड, तारीखें, समय, तथ्य, सारा चेन ने अपनी पुष्टि की। श्री कुक, मुझे आपकी पहचान और मानसिक क्षमता की पुष्टि करनी है। क्या आप समझते हैं कि आप किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं? हां, यह मेरी अंतिम वसीयत है, सभी पूर्व वसीयत को रद्द करते हुए। मेरी संपत्ति केंद्रीय टेक्सास वेटरन्स सपोर्ट फाउंडेशन को जाती है। क्या आप किसी ऐसे दवा के प्रभाव में हैं जो आपके निर्णय को प्रभावित कर सकती है? नहीं, मैं पूरी तरह से स्पष्ट माइंडेड हूं। मैंने प्रत्येक कॉपी को धीरे धीरे जानबूझकर हस्ताक्षर किया। मेरा हस्ताक्षर स्थिर था, कोई कंपी नहीं, कोई हिचक नहीं। सारा ने अपनी नोटरी मोहर लगाई। रॉबर्ट और लिंडा ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए, मेरे स्पष्ट व्यवहार की पुष्टि करते हुए। मार्गरेट के कार्यालय का कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। मानक प्रक्रिया, लेकिन यह भी अतिरिक्त प्रमाण था जिसकी मुझे बाद में आवश्यकता होगी। 2 दिन बीते। मैंने अमृता को बताया कि मैं एक अनुवर्ती डॉक्टर की नियुक्ति पर जा रहा हूं। वास्तव में मैंने ब्रायन कोल से निगरानी फुटेज की समीक्षा करने के लिए मिला। जब मैं दोपहर में घर लौटा, मेरे हाथ में मेल और दस्तावेज थे। मैंने सामने के दरवाजे से प्रवेश किया, रसोई में गया और सब कुछ काउंटर पर रख दिया, जिसमें वसीयत का फोल्डर भी शामिल था, जिसमें कानून फर्म का लेटरहेड दिखाई दे रहा था। अन्य कागजों के नीचे कोना उजागर था, न कि छिपा हुआ न भुला हुआ, बल्कि व्यवस्थित किया हुआ। मैं अपने बेडरूम में वापस चला गया और प्रतीक्षा करने लगा। अमृता 1 घंटे बाद घर आई। मैंने उसकी कार, उसके कदम, रेफ्रिजरेटर का खुलना सुना। मानक दिनचर्या, फिर चुप्पी, वह चुप्पी जो खोज से पहले आती है। मैंने अपनी निगरानी प्रणाली के जरिए देखा कि वह काउंटर के पास पहुंच रही है, पानी लेने के लिए बढ़ी, दस्तावेजों को देखा, ठहर गई। उसका हाथ कानून फर्म के लेटरहेड पर रुक गया। उसने सीढ़ियों की ओर देखा, मुझे देखने के लिए, फिर फोल्डर उठाया। उसने पढ़ा, खड़े रहना। मैंने देखा कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया। देखा कि उसका दूसरा हाथ उसके मुंह की ओर उठा। देखा कि उसके घुटने लड़खड़ाए। उसने समर्थन के लिए काउंटर को पकड़ा। उसने अपना फोन निकाला। उसके अंगूठे इतने कांप रहे थे कि उसे इसे अनलॉक करने के लिए 2 बार कोशिश करनी पड़ी। दीपक, अभी घर आओ। 20 मिनट बाद उसकी ट्रक ड्राइवे में आकर रुक गई। वह सामने के दरवाजे से अंदर आया, अभी भी जैकेट पहने हुए तेजी से चल रहा था। अमृता ने वसीयत उसे थमाई। उसने पढ़ा, खड़े रहना, पन्ने पलटते हुए जल्दी, फिर झापन पर रुकते हुए। उसका जबड़ा तंग हो गया। उसने दस्तावेज को बहुत सावधानी से रख दिया, जैसे कि यह विस्फोट कर सकता है। उनकी आवाजें नीची, त्वरित थीं। मैं अपने बेडरूम के दरवाजे के पार शब्द नहीं सुन सका, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता नहीं थी। निगरानी प्रणाली ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। 10 मिनट बाद दस्तक हुई, नियंत्रित, पेशेवर, न कि आक्रामक, न ही संकोची। मैंने दरवाजा खोला। दीपक वहां खड़ा था और मैंने देखा कि उसने मुझमें बदलाव को तुरंत समझा। कोई कमजोरी नहीं, कोई भ्रम नहीं, बस सटीक नजरें और सीधी मुद्रा। विक्रम, हमें बात करनी है। अमृता ने कुछ परेशान करने वाला पाया। एक वसीयत, इसमें कोई गलती होनी चाहिए। इसमें कोई गलती नहीं है। ये मेरी नई वसीयत है, सही ढंग से निष्पादित और फाइल की गई। उसने पहले तर्क करने की कोशिश की। वे परिवार थे, वे मेरी परवाह करते थे। ये चैरिटी मुझे नहीं जानती। जब वह असफल हुआ तो उसकी आवाज बदल गई। आप उन निर्णयों को ले रहे हैं जो इस घर में सभी को प्रभावित करते हैं। निर्णय किस पर आधारित हैं? अस्पताल का भ्रम, दवा के प्रभाव। मैं जहर देने के आधार पर निर्णय ले रहा हूं। विषाक्तता रिपोर्ट बहुत स्पष्ट थी। बेंजोडायज़ेपाइन और एंटीहिस्टामाइन चाय में स्वाभाविक रूप से नहीं आते। उसका मुखौटा टूट गया। आप कुछ भी साबित नहीं कर सकते। आप एक बूढ़े आदमी हैं जो स्वास्थ्य समस्याओं के साथ आरोप लगा रहे हैं।
अमृता उसके पीछे आई, आंसू बहाते हुए। पिताजी, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि आपने किया और अब आप इससे कुछ नहीं पाएंगे? दीपक अब आक्रामक हो गया। उसका अंगुली मेरे सीने की ओर इशारा कर रहा था, बिना छुए। हम इस वसीयत को चुनौती देंगे। हम साबित करेंगे कि आप सक्षम नहीं हैं। हम डॉक्टरों को गवाही देने के लिए लाएंगे कि आप पैरानॉइड हैं, भ्रांतिपूर्ण हैं। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कोशिश करो। मेरे पास ऐसे सबूत हैं जो आप नहीं जानते। मेरे पास ऐसे दस्तावेज हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और मेरे पास समय है। अमृता गलियारे के कालीन पर घुटनों के बल गिर गई, वास्तव में हाथ जोड़े हुए, नाटकीय और निराश। हमें एक रिक्षाखंड 80,000 रुपये देने हैं। विरासत के बिना हम सब कुछ खो देंगे। कृपया। यह संख्या हवा में लटक गई। पुष्टि? वह जानती थी कि मैं जानता था। आपको इसके लिए मुझे मारने की कोशिश करने से पहले सोचना चाहिए था। अगर आप बस एक बार और हमारी मदद कर देते। मैं मदद करने से थक चुका हूं। मैं आपकी समस्या का समाधान बनने से थक चुका हूं। मैं आपकी शिकार बनने से थक चुका हूं। दीपक ने उसे मजबूती से खींच लिया। हम इसे चुनौती देंगे। हम मुकदमा करेंगे। हम आपकी जिंदगी को दुखद बना देंगे। मैं लगभग मर गया। आपने पहले ही मेरी जिंदगी को दुखद बना दिया। अब मेरी बारी है। आप एक प्रतिशोधी बूढ़े आदमी हैं। मैं एक आदमी हूं जिसने हत्या के प्रयास को जीवित रखा। मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। अमृता ने एक और अपील की। तो यही है। वर्षों से आपकी बेटी रहकर और आप मुझे बस काट देते हैं। वर्षों से आपके पिता और तुमने बस मेरी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। हां, बस यही। दीपक ने उसके हाथ को पकड़ लिया। छोड़ो, वो इसके लायक नहीं है। मैं पीछे हट गई, दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखते हुए। नहीं दीपक, मेरी कीमत ठीक 50,000 रुपये है और तुम एक पैसा भी नहीं देखोगे। मैंने दरवाजा बंद किया, वहीं खड़ी रही, दीपक के पैरों की आवाज सुनते हुए जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। अमृता की सिसकियां ने उनके पीछे। मुख्य दरवाजा मेरी खिड़की से जोर से बंद हुआ। मैंने दीपक की ट्रक को देखा जो तेजी से निकल रहा था। टायरों की आवाज सड़कों पर गूंज रही थी। अमृता चली गई। 10 मिनट बाद यह घर फिर से सन्नाटे में डूब गया। मैं अपने डेस्क पर वापस गई, कंप्यूटर पर निगरानी के फुटेज को खींचा। उनकी चेहरे का भाव जब उन्होंने वसीयत पढ़ी, दीपक की धमकियां, अमृता का टूटना, उसके कर्ज के बारे में स्पष्ट स्वीकृति, सब रिकॉर्ड किया हुआ, समय के साथ अंकित, क्लाउड स्टोरेज में बैकअप किया हुआ। मैंने फाइलें डाउनलोड की, मार्गरेट और ब्रायन को कॉपी भेजी। सबूत, दस्तावेज, प्रमाण। पहला वार किया, न इंपल्सिव, न भावनात्मक, गणनात्मक, रणनीतिक, ठंडा। उन्होंने पैसे के लिए मुझे खत्म करने की कोशिश की थी। अब वे देखेंगे कि वो पैसा गायब हो रहा है, छुआ नहीं जा सकता। उनकी निराशा से परे बाहर शाम का प्रकाश ऑस्टिन पर छा गया। यह घर फिर से मेरा था, शांत और स्थिर। कल मैं मार्गरेट को बेदखली की प्रक्रिया के बारे में बताने वाली थी। अगर वे बाजार मूल्य का किराया नहीं चुका सकते तो उन्हें जाना होगा। लेकिन आज रात मैं बस उस सन्नाटे में बैठी रही जो उन्होंने स्थायी बनाने की कोशिश की थी, और मैंने अपनी अगली चाल की योजना बनाई। ब्रायन कोल का फोन मंगलवार की सुबह आया जब मैं पिछले रात के निगरानी फुटेज की समीक्षा कर रही थी। उसकी आवाज में वही सतर्कता थी जो जांचकर्ताओं के पास बुरी खबर देते समय होती है। विक्रम, हमें एक समस्या है। दीपक एक मनोवैज्ञानिक लॉरेंस ब्रेनन से मिल रहा है। मैंने अपनी चाय रख दी। मनोवैज्ञानिक किस लिए? थेरेपी नहीं। ब्रेनन की एक प्रतिष्ठा है। वो जो भी पैसे देता है उसके लिए निदान लिखता है। मुझे लगता है दीपक तुम्हें अयोग्य घोषित करने की कोशिश कर रहा है। रणनीति तुरंत स्पष्ट हो गई। वसीयत को अमान्य करना यह कहकर कि जब मैंने इसे साइन किया तब मैं मानसिक रूप से सक्षम नहीं था। चालाक, अनैतिक, लेकिन चालाक। क्या वह ऐसा कर सकता है? वह कोशिश कर सकता है। एक सुविधाजनक निदान के साथ वे संरक्षकता के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। तुम्हारी वसीयत को मानसिक अयोग्यता के आधार पर चुनौती दे सकते हैं। मैं 1 घंटे के भीतर ब्रायन के कार्यालय गई। उसने अपने डेस्क पर निगरानी के फोटो फैला रखे थे, जैसे अदालत में सबूत। दीपक ब्रेनन की इमारत में प्रवेश कर रहा है, प्रतीक्षा क्षेत्र में बैठा है, कागजात के साथ बाहर निकल रहा है।
ब्रायन ने ब्रेनन का इतिहास खींचा। 3 साल पहले सुविधाजनक विकलांग निदान के आरोपों के बाद अस्पताल की सुविधाएं खो दी। वो तो बस एक निदान के लिए किराए पर है, ब्रायन ने समझाया। मेरे घरेलू निगरानी प्रणाली के माध्यम से मैं अन्य संकेत देख रही थी। अमृता ने पिछले सप्ताह पड़ोस में पैट्रिशिया वॉल्टर्स से 2 बार मुलाकात की थी। कैमरों के माध्यम से मैंने उन्हें पैट्रिशिया के पोर्च पर बात करते हुए देखा। अमृता इशारा कर रही थी। पैट्रिशिया चिंतित नजर आ रही थी। वे एक कहानी बना रहे थे। उलझन में पड़ा बूढ़ा आदमी, चिंतित बेटी। मैंने ब्रायन के कार्यालय से मार्गरेट डेविस को फोन किया। मुझे एक व्यापक मनोचिकित्सकीय मूल्यांकन चाहिए, सबसे विस्तृत जो उपलब्ध हो। अग्रिम दस्तावेजीकरण, उसने तुरंत कहा। स्मार्ट। मैं तुम्हें डॉ. पैट्रिशिया हेंड्रिस की सिफारिश करूंगी, बोर्ड प्रमाणित फोरेंसिक विशेषज्ञ। अगर दीपक अयोग्यता का दावा करता है तो हमारे पास पहले से ही पेशेवर जवाब होगा। डॉ. हेंड्रिस का कार्यालय चिकित्सा जिले में था। सभी तटस्थ रंग और अमूर्त कला। वह 61 वर्ष की थीं, सफेद बालों के साथ, अच्छे मनोचिकित्सकों की तरह संदेह से भरी। श्रीमान कुक, आप यह मूल्यांकन क्यों चाह रहे हैं? मैं यह दस्तावेजीकरण चाहती हूं कि मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूं। मेरी बेटी संभवतः इसके विपरीत दावा करेगी। यह असामान्य है। आपकी स्थिति में अधिकांश लोग मूल्यांकन से बचते हैं। अधिकांश लोगों ने वो नहीं देखा जो मैंने देखा है। मैं चाहती हूं कि सच को झूठों की जड़ें जमाने से पहले दस्तावेजित किया जाए। मूल्यांकन में 1 सप्ताह में 3 सत्र लगे। संज्ञानात्मक परीक्षण, घड़ी के चेहरे बनाना, शब्दों की सूची याद करना, समस्याएं हल करना, मानसिक स्थिति की जांच, जीवन इतिहास का साक्षात्कार। वह संपूर्ण पेशेवर गहराई से पूछताछ करने वाली थीं, बिल्कुल वही जो मुझे चाहिए था। उसकी रिपोर्ट एन्क्रिप्टेड ईमेल के माध्यम से आई। श्रीमान विक्रम कुक पूरी संज्ञानात्मक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। स्मृति सही है, तार्किक तर्क और उचित निर्णय। उन्हें किसी भी स्थिति के लक्षण नहीं दिखते जो उनके कानूनी या वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सके। परिवार के सदस्यों के बारे में उनकी चिंताएं वास्तविकता आधारित लगती हैं, न कि भ्रमित। दस्तावेज विस्तृत था, नोटरीकृत, अपराजेय। मैंने इसकी कॉपी मार्गरेट ब्रायन और अपने सुरक्षित जमा बॉक्स में फाइल की। इस बीच ब्रायन ने दीपक और ब्रेनन पर निगरानी बढ़ा दी। डॉ. हेंड्रिस के साथ मेरे अंतिम सत्र के 3 दिन बाद ब्रायन ने फिर से फोन किया। वे कल मिल रहे हैं, एक कॉफी की दुकान पर जो बाहर की ओर है, स्ट्रीप मॉल में। दीपक सोचता है कि यह प्राइवेट है। हमने सावधानी से समन्वय किया। ब्रायन ने कॉफी की दुकान के अंदर अपने लैपटॉप और एक टैबलेट केस के साथ पेशेवर दिशात्मक माइक्रोफोन उपकरण के साथ खुद को स्थापित किया। टेक्सास एक पार्टी सहमति राज्य है और मैं रिकॉर्डिंग को अधिकृत कर रही थी। मैंने बाहर पार्क किया, खिड़की के माध्यम से स्पष्ट दृश्य के साथ। दीपक पहले आया, पीछे एक बूथ चुना। ब्रेनन 5 मिनट बाद आया, गंजा, झुर्रीदार सूट पहने, उस व्यक्ति की तरह जिसकी नैतिकता इतनी लंबे समय से बिक्री पर थी कि वह दिखाने लगा। उन्होंने कॉफी का ऑर्डर दिया। फिर दीपक ने टेबल पर एक लिफाफा खिसकाया। खिड़की के माध्यम से मैंने आदान प्रदान की तस्वीर ली। ब्रेनन ने अंदर डिस्क्रीटली लेकिन स्पष्ट रूप से चेक किया, फिर उसे जेब में डाल लिया। नकद भुगतान, कोई कागजी ट्रेल नहीं। ब्रायन के उपकरण ने सब कुछ कैद कर लिया। मुझे यह मूल्यांकन चाहिए ताकि दिखा सकूं कि वह निर्णय नहीं ले सकता। गंभीर डिमेंशिया। मैं संज्ञानात्मक गिरावट, स्मृति हानि, वित्त प्रबंधित करने में असमर्थता को दस्तावेजित कर सकती हूं। कितने में? 5,000 रुपये मूल्यांकन के लिए, लिखित रिपोर्ट और अदालत की गवाही अगर आवश्यकता हो, और तुम इसे विश्वसनीय बना सकते हो। मैंने इन हजारों मूल्यांकनों का किया है। मुझे ठीक पता है कि अदालतें क्या देखती हैं। बातचीत जारी रही। दीपक ने आपातकालीन मनोचिकित्सकीय होल्ड के लिए याचिका दायर करने का जिक्र किया। ब्रेनन ने अनैच्छिक मूल्यांकन को ट्रिगर करने पर सलाह दी। उन्होंने अभिभावक प्रक्रिया के लिए रणनीतियों पर चर्चा की। हर शब्द दर्ज किया गया, समय सीमा के साथ, और उनकी चाय खत्म होने से पहले क्लाउड स्टोरेज में बैकअप किया गया। मेरे पास उनके खिलाफ सबूत थे।
उस दोपहर मैंने अमृता को आमंत्रित किया। वह हिचकिचाते हुए आई, स्पष्ट रूप से असहज थी। मैंने चाय बनाई, अपने हाथ स्थिर रखते हुए, स्पष्ट बातचीत करते हुए, और उसे हेनरिक की मूल्यांकन रिपोर्ट दिखाई। अमृता, मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं पूरी तरह से स्पष्ट मानसिक स्थिति में हूं। जो विक्रम और दीपक तुम्हें बता रहे हैं वह सच नहीं है, और मैं इसे साबित कर सकता हूं। वह अपनी कुर्सी पर खिसकी। विक्रम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अमृता पिछले सप्ताह मेरे पास आई। उसने कहा कि तुम भ्रमित हो गए हो, चीजें भूल रहे हो। उसने क्या कहा? कि तुम रात में इधर उधर घूमते हो, कि तुमने उन्हें यह कहते हुए आरोपित किया है कि वे तुम्हें चोट पहुंचाना चाहते हैं। वह बहुत चिंतित लग रही थी। अमृता, क्या मैं तुम्हें अभी भ्रमित लग रहा हूं? उसने मुझ पर गौर किया। नहीं, तुम पूरी तरह से स्पष्ट लग रहे हो। सच में, तुम पहले से अधिक तेज लग रहे हो। यही सच है, और मैं चाहूंगा कि तुम इस अवलोकन को लिखित में दर्ज करो। उसने उस शाम मुझे एक संक्षिप्त बयान ईमेल किया। 15 मई को विक्रम कुक से मिले। वह स्पष्ट, सुसंगत और मानसिक रूप से तेज नजर आए। बातचीत तार्किक और उचित थी। एक और सबूत, मार्गरेट ब्रायन और मैंने उसकी सम्मेलन कक्ष में सब कुछ पुनरावलोकन किया। अब मैं मेज के सिर पर बैठा था, न कि किनारे पर। यह मेरा अभियान था। तुमने असमर्थता के हमले के खिलाफ सफलतापूर्वक रक्षा की है, मार्गरेट ने कहा। सवाल यह है कि क्या इस रिकॉर्डिंग के साथ आक्रमण करना है। मेरे पास क्या विकल्प हैं? हम ब्रेनन की स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं, दीपक के खिलाफ मानहानि और साजिश में मुकदमा कर सकते हैं, या हम इसे बल के रूप में संरक्षित रख सकते हैं। इसे बल के लिए रखो। मैं चाहता हूं कि वे पूरी तरह से खुद को फंसाएं। इससे पहले कि मैं जो कुछ भी मेरे पास है उसका उपयोग करूं, मार्गरेट ने एक पत्र तैयार किया जो प्रमाणित मेल द्वारा भेजा गया, जिसमें कानूनी नोटिफिकेशन था कि विक्रम कुक का मूल्यांकन एक बोर्ड प्रमाणित मनोचिकित्सक द्वारा किया गया और उसे पूरी तरह सक्षम पाया गया। मानसिक क्षमता के बारे में झूठे दावे करने का कोई भी प्रयास कानूनी कार्रवाई का सामना करेगा, जिसमें मानहानि के मुकदमे और धोखाधड़ी की साजिश के लिए संभावित आपराधिक आरोप शामिल हैं। पत्र में रिकॉर्डिंग का उल्लेख नहीं था। यही मेरा पत्ता था। निगरानी के माध्यम से मैंने देखा कि दीपक इसे 3 दिन बाद प्राप्त करता है। उसका चेहरा पढ़ते समय काला पड़ गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला, ड्राइववे पर चक्कर लगाते हुए। मैं उसकी बातचीत का एक पक्ष नहीं सुन सका, लेकिन उसके शरीर की भाषा निराशा और डर की चीख रही थी। उस रात अमृता और दीपक में झगड़ा हुआ। निगरानी प्रणाली ने इसे स्पष्ट रूप से कैद किया। यह पत्र कहता है कि वे हमें मुकदमा करेंगे अगर हम कहें कि वह असमर्थ हैं। दीपक, उसे कैसे पता है? शांति से रहो। वह अनुमान लगा रहा है। वह ब्रेनन के बारे में नहीं जान सकता। अगर वह जानता है, अगर उसने कुछ रिकॉर्ड किया है, वह एक बूढ़ा आदमी है। उसके पास उस तरह की निगरानी करने की क्षमता नहीं है। मैं लगभग हंस पड़ा। एक बूढ़ा आदमी? वे अब भी मुझे कम आंक रहे थे। अगले सुबह मैंने मार्गरेट और ब्रायन को अपने घर बुलाया। हम अपने कार्यालय में बैठे, वही कमरा जहां यह सब कुछ शुरू हुआ था, दीपक के निवेश की प्रस्तुति के साथ कई महीने पहले। तो हमने उनकी असमर्थता की घोषणा के प्रयास को रोक दिया है। अगला कदम क्या है? मार्गरेट आगे बढ़ी। कानूनी रूप से तुम्हारे पास उन्हें बाहर करने का आधार है। वे तुम्हारे घर में बिना पट्टा और बिना किराया चुकाए रह रहे हैं। हम इस पर टेक्सास में कितनी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं? हम इस सप्ताह दायर कर सकते हैं। अगर वे बाहर जाने या किराया चुकाने से इनकार करते हैं तो हम उन्हें 60 दिनों में बाहर निकाल सकते हैं। ब्रायन ने जोड़ा, और उनकी आर्थिक स्थिति का मतलब है कि वे बाजार मूल्य का किराया नहीं चुकाने में सक्षम नहीं हैं। मैंने इस पर ठीक 3 सेकंड सोचा। फिर हम दायर करते हैं। अब और नहीं, मेरे घर में रहकर मेरे खिलाफ साजिश करना। मार्गरेट ने कागजात निकाले। किराया या स्वामित्व की मांग, बाजार मूल्य RS 2800 प्रतिमाह। 10 दिनों के भीतर भुगतान करें या निष्कासन की प्रक्रिया का सामना करें। मैंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। मार्गरेट ने उस दोपहर इसे दायर किया। पलटवार पूरा हो गया।
अब घेराबंदी का समय था। ट्रेविस काउंटी न्यायालय उचित रूप से निरपेक्ष लग रहा था। बेज दीवारें, फ्लोरोसेंट लाइट्स, कानून की यांत्रिक प्रभावशीलता बिना भावना के। मैं वादी की मेज पर मार्गरेट डेविस के बगल में बैठा। दूसरी ओर अमृता और दीपक अपने वकील लॉरा ब्रेनन के साथ बैठे, जो पहले से जानती थी कि वह हारने वाली है। जज मारिया टोरेस ने प्रवेश किया। हम खड़े हुए। उसने मामले की फाइल को विधिपूर्वक पढ़ा। मार्गरेट ने हमारे सबूत पेश किए। संपत्ति का दान जो एकल स्वामित्व को दिखाता है, दस्तावेज जो दिखाते हैं कि अमृता और दीपक के पास कोई लिखित पट्टा नहीं है, प्रमाणित मेल की रसीद जो दिखाती है कि उन्होंने बाजार मूल्य के किराए के लिए मांग प्राप्त की, उनका भुगतान करने या खाली करने से इनकार। लॉरा ब्रेनन ने अपनी रक्षा की कोशिश की। आपके सम्मान, यह एक पारिवारिक विवाद है जिसे मकान मालिक किराएदार मुद्दे के रूप में छिपाया जा रहा है। श्री कुक व्यक्तिगत कारणों से अपनी बेटी के खिलाफ प्रतिशोध ले रहे हैं। जज टोरेस ने दस्तावेजों से ऊपर नहीं देखा। क्या श्री कुक इस संपत्ति के निःशुल्क मालिक हैं? हां, आपके सम्मान, मैंने पुष्टि की, 20 साल पहले पूरी तरह से चुकता किया। और मिस थॉर्नन और मिस्टर थॉर्नटन वहां बिना पट्टा या किरायादान के निवास करते हैं, सही? वे बिना कुछ चुकाए 2 साल से रह रहे हैं। क्या आपके ग्राहकों के पास कोई लिखित पट्टा है? जज टोरेस ने सीधे लॉरा से पूछा। नहीं, आपके सम्मान, लेकिन क्या श्री कुक ने पहले किराया स्वीकार किया है? नहीं, लेकिन यह लगता है कि फिर वह अब किराए की मांग करने के लिए पात्र हैं। टेक्सास संपत्ति कोड स्पष्ट है। जज टोरेस ने निर्णायक स्ट्रोक के साथ आदेश पर हस्ताक्षर किए। 30 दिनों में या तो बाजार मूल्य के किराए RS 2800 प्रति माह और RS 2800 जमा का भुगतान करें या संपत्ति को खाली करें। अनुपालन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप पुलिस द्वारा निष्कासन होगा। निर्णय में 8 मिनट लगे। अमृता रोने लगी। दीपक की मुट्ठी मेज पर सफेद हो गई। अदालत के बाहर दीपक ने हमें रोका। मार्गरेट हमारे बीच में चल रही थी, लेकिन मैंने रुककर उसे जानबूझकर सामना किया। क्या तुम अपनी ही बेटी को सड़क पर फेंकने जा रहे हो? तुमने मुझे कब्र में डालने की कोशिश की थी। सड़क तो इसके मुकाबले बहुत दयालु है। मैं सबको बताऊंगा कि तुम किस तरह के पिता हो। जो कोई भी सुनेगा उसे बताऊंगा। मेरे पास यह साबित करने के लिए सबूत हैं कि मैं किस तरह की बेटी हूं। मार्गरेट के कार्यालय में ब्रायन हमसे जुड़ गया। उसने सम्मेलन की मेज पर वित्तीय जानकारी की रिपोर्ट फैला दी। हर एक कर्जदाता जिसके पास दीपक का पैसा था, वे सभी सोचते थे कि दीपक के पास संपत्ति है। ब्रायन ने समझाया, तुम्हारा घर जमानत है, विरासत की उम्मीदें। अगर उन्हें सच पता चलता। मैंने तुरंत जानकारी का अभियान शुरू करने का आदेश दिया। अगले सप्ताह मनीला लिफाफे टेक्सास में लैंडिंग संस्थानों में पहुंचे। हर एक के अंदर नए वसीयतनामा की प्रतियां थीं, जिसमें अमृता की वसीयत से वंचित होने का उल्लेख था। बेदखली का कोर्ट आदेश, सार्वजनिक रिकॉर्ड जो दीपक के कुल कर्ज का दस्तावेजीकरण करता था, स्पष्ट प्रमाण कि उसके पास मेरी संपत्ति पर कोई वास्तविक दावा नहीं था। केवल तथ्य, कोई धमकी नहीं। कर्जदाता अपने निष्कर्ष निकालने दें। रॉबर्ट कास्टेलानो, जो निजी कर्जदाता था, 37,000 रुपये का कर्ज था, पहले प्रतिक्रिया देने वाला था। निगरानी के माध्यम से मैंने देखा कि दीपक ने कॉल लिया। उसके चेहरे का रंग 30 सेकंड में आत्मविश्वास से पीला पड़ गया। दीपक, हमें तुम्हारे लोन के बारे में बात करनी है। मैं इसके लिए तैयार हूं। तुम जानते हो मैं इसके लिए तैयार हूं, सच में, क्योंकि मैंने अभी सीखा है कि तुम्हें बेदखल किया जा रहा है और तुम्हारी विरासत चली गई है। तुम किस बात के लिए तैयार हो? यह एक गलतफहमी है। मेरे ससुर ने कहा था कि तुम जल्द ही मरने वाले हो। हम केवल अनिवार्य को तेज कर रहे थे। मैं यह नहीं करना चाहती थी, लेकिन हम कर्ज में बहुत डूब चुके थे और वह रुक गई, रियलाइजिंग उसने क्या कहा। मेरा फोन मेरी जेब में रिकॉर्ड कर रहा था। एक पक्ष की सहमति, पूरी तरह से कानूनी। धन्यवाद उस स्वीकार्यता के लिए, मैंने धीरे से कहा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। क्या तुम इसे रिकॉर्ड कर रहे हो? हां, तुमने हत्या के प्रयास की स्वीकृति दी। उस शाम निगरानी के माध्यम से मैंने देखा कि दीपक ने अमृता को बताया। वो फट पड़ा। मुझ पर नहीं, बल्कि उस पर। तुमने इसे स्वीकारा। तुमने सच में उसे बताया कि यह हम थे।
मैंने ऐसा नहीं कहा। वह सवाल पूछ रहा था और मैंने बस तुमने स्वीकारा। तुमने सच में हत्या के प्रयास की स्वीकृति दी। उनके रिश्ते तनाव के तहत टूट रहे थे। वे उसके बाद मुश्किल से बात करते थे। दीपक लगातार अपने फोन पर था। अमृता पैक और अनपैक की गई बक्सों में निर्णय की चक्रव्यूह में थी। 30 दिन की समय सीमा के 25वें दिन मार्गरेट ने अंतिम नोटिस भेजा। तुम्हें कोर्ट के आदेश के अनुसार इसके 5 दिन में अनुपालन करना है या शेरिफ द्वारा बेदखली का सामना करना पड़ेगा। दीपक ने आखिरी बार धमकी दी। उसने मुझसे रसोई में संपर्क किया। मेरी रसोई मेरे घर में। अगर तुम इस बेदखली के साथ आगे बढ़ोगे तो मैं बुजुर्गों के दुर्व्यवहार का दावा करूंगा। मैं अधिकारियों को बताऊंगा कि तुम लापरवाह हो, कि तुम्हें देख रेख की जरूरत है। मैं लगभग मुस्कुराया। मेरे पास मेरी क्षमता का मानसिक मूल्यांकन है। मेरे पास तुम्हारे दुर्व्यवहार का निगरानी फुटेज है। और अब मेरे पास अमृता की रिकॉर्डिंग है जिसमें उसने कहा कि तुमने मुझे जहर दिया। कृपया ये दावे करो। मुझे एक कारण दो कि मैं सब कुछ जिला अटॉर्नी को भेज दूं। उसका चेहरा सुस्त पड़ गया। उसने आखिरकार समझा कि वह कितनी बुरी तरह मात खा चुका है। 5 दिन, मैंने कहा। स्वेच्छा से छोड़ दो और मैं आपराधिक आरोप न लगाने पर विचार करूंगा। शेरिफ को तुम्हें बाहर निकालने के लिए मजबूर करो और मैं पुलिस और अभियोजकों के पास सभी सबूत भेज दूंगा। चुनाव तुम्हारा है। दिन 29। मैंने अपने बेडरूम की खिड़की से देखा जैसे दीपक अपने ट्रक में सामान भर रहा था। उसने बक्सों को जोर से पटका, सामान को लापरवाही से फेंक दिया। अमृता जब सामान अपनी कार में ले जा रही थी तो रो रही थी। पड़ोसी अपने यार्ड से देख रहे थे। यह नजारा छिपाना असंभव था। मुझे कोई विजय का एहसास नहीं हुआ, बस ठंडी संतोष की भावना। वे बाहर निकाले जा रहे थे, लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ था। बेदखली ने एक समस्या का समाधान किया। आपराधिक आरोप बाकी को हल करेंगे। मैंने अपना फोन उठाया, ब्रायन को कॉल किया। हमारे पास जो कुछ भी है उसे जिला अटॉर्नी के कार्यालय में भेज दो। मेडिकल रिकॉर्ड, निगरानी फुटेज, रिकॉर्डिंग, सब कुछ। इसे खत्म करने का समय आ गया है। वे चले जाने के 2 सप्ताह बाद मैं मार्गरेट डेविस और ब्रायन कोल के साथ ट्रेविस काउंटी जिला अटॉर्नी के कार्यालय में गया। हम तीनों संगठित सबूतों के 3 बक्से ले गए। जेनिफर मॉरिसन का कार्यालय पुराने केस फाइलों में चाय की महक थी। वह 43 वर्ष की थी। उसकी आंखों में तेजी थी और बुजुर्गों के दुर्व्यवहार के मामलों में अभियोजन की एक अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसने अपने सम्मेलन की मेज की ओर इशारा किया। मुझे जो कुछ भी है दिखाओ। ब्रायन ने फोल्डरों को व्यवस्थित रूप से सजाया। चिकित्सा सबूत, निगरानी के सबूत, वित्तीय सबूत, साजिश के सबूत, स्वीकृति के सबूत। प्रत्येक टैब पर लेबल लगा था, प्रत्येक दस्तावेज सूचीबद्ध था। जेनिफर ने पहले चिकित्सा फोल्डर खोला। विश्व विज्ञान रिपोर्ट, अस्पताल के रिकॉर्ड, डॉ मिशेल का मूल्यांकन। उसने धीरे धीरे पेशेवर ढंग से पढ़ा, लेकिन मैंने देखा कि उसकी भौहें उठी। यह एक नागरिक जांच के लिए बेहद व्यापक है, लगभग बहुत व्यापक। क्या यह एक समस्या है? मैंने कहा। क्या यह संभव है यदि कुछ भी अवैध तरीके से प्राप्त किया गया हो? उसने ब्रायन की ओर देखा। मुझे आपके तरीकों के बारे में बताएं। ब्रायन ने इसकी उम्मीद की थी। टेक्सास में एक पार्टी की सहमति से रिकॉर्डिंग वैध हैं। श्री कुक के अपने घर में सामान्य क्षेत्रों में निगरानी कैमरे लगे हुए थे। वैध वित्तीय रिकॉर्ड अधिकृत जांच के माध्यम से सही दस्तावेजों के साथ प्राप्त किए गए थे। सब कुछ कानूनी था। हर चीज को सही तरीके से इकट्ठा किया गया था। जेनिफर ने 20 मिनट तक प्रत्येक टुकड़े की वैधता पर सवाल उठाए। ब्रायन ने हर चुनौती का उत्तर दिया। अंततः उसने सिर हिलाया। ठीक है, अब चिकित्सा सबूतों पर नजर डालते हैं। उसने डॉ मिशेल की रिपोर्ट को ऊंचे स्वर में पढ़ा। बेंजोजेपुइन का स्तर 2, जो उपचारात्मक स्तरों से 2 गुना अधिक था, साथ ही डायनहाइड्रामाइन का विषाक्त खुराक। यह संयोजन 64 वर्षीय पुरुष में, जिसे उच्च रक्तचाप था, मौत का कारण बन सकता था। उसने मेरी ओर देखा। यह कोई प्रयास नहीं है, यह हत्या का प्रयास है। यही डॉ मिशेल ने मुझे अस्पताल में बताया था। वह निगरानी के सबूतों की ओर बढ़ी। वीडियो क्लिप, ऑडियो रिकॉर्डिंग।
उसने देखा कि अमृता मुझे चाय परोस रही थी और उसके बाद की उसकी नर्वस हरकतें। उसने बातचीत के टुकड़ों को सुना। यदि उसे पता है तो अब बहुत देर हो चुकी है। फिर अमृता का रिकॉर्डेड इकबालियां बयान। जेनिफर ने इसे 2 बार चलाया। यह दीपक का विचार था। उसने कहा कि आप तो वैसे भी जल्दी मरने वाले थे। हमें पैसे की जरूरत थी। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन हम कर्ज में बहुत डूब चुके थे। जेनिफर ने प्लेबैक रोक दिया। यह स्वीकार्य है, यह गंभीर है और यह गिरफ्तारी वारंट के लिए पर्याप्त है। उसने ऑस्टिन पुलिस से जासूस मारिया हर्नांडेज को बुलाया। मारिया की उम्र 29 साल थी और उसने कई पारिवारिक हिंसा के मामलों को देखा था। जेनिफर ने उसे संक्षेप में बताया। वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार, हत्या का प्रयास, साजिश। पीड़ित ने आधा काम हमारे लिए कर दिया। मारिया ने मुझसे 2 घंटे तक बातचीत की, विस्तृत नोट्स लेते हुए। उसने एक ही प्रश्न को कई तरीकों से पूछा, सुसंगतता का परीक्षण करते हुए। मेरे उत्तर कभी नहीं बदले क्योंकि वे सच थे। विषय अत्यंत विश्वसनीय, उसने लिखा। समय रेखा सुसंगत, प्रमाण कथा का समर्थन करते हैं। 3 दिन बाद मारिया और जेनिफर जज माइकल पैटरसन के कक्ष में वारंट आवेदनों के साथ बैठी थीं। मैं वहां नहीं था, लेकिन मार्गरेट ने बाद में बताया। जज पैटरसन ने सब कुछ देखा, कुछ प्रश्न पूछे और दस्तखत किए। ये मजबूत हैं, इन्हें लागू करें। मारिया ने अपनी टीम को इकट्ठा किया। ब्रायन ने अमृता और दीपक को एक बजट मोटल पर ट्रैक किया, जो हाईवे 299 पर था। साप्ताहिक नकद में भुगतान कर रहे थे, अपनी कारों में रह रहे थे। मारिया ने जल्दी सुबह की गिरफ्तारी की योजना बनाई, जब संदिग्धों के भागने की संभावना कम होती है। उसने मुझे सुबह 6:30 बजे कॉल की। श्री कुक, घर पर रहें, मैं आपको सूचित करूंगी जब यह खत्म हो जाए। मैंने इंतजार किया, चाय पी, घड़ी को देखते हुए। सुबह 9:15 बजे मेरा फोन बजा। श्री कुक, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से सूचित करना चाहती थी। अमृता थॉर्नटन और दीपक थॉर्नटन को हत्या के प्रयास और साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वे ट्रेविस काउंटी जेल में हैं। मैंने उसे धन्यवाद कहा, फोन रखा, अपने शांत घर में बैठ गया। कोई जश्न नहीं, बस महीनों से रोके गए सांस का निकलना। जमानत की सुनवाई अगले सुबह थी। मार्गरेट ने मुझे शहर के केंद्र में ले जाया। मैं गैलरी में बैठा, उनके लिए अदृश्य लेकिन मौजूद। जज सारा मेंडोजा ने कार्यवाही की। अमृता और दीपक को अलग अलग लाया गया, दोनों नारंगी जंपसूट में। अमृता ने वजन कम किया था, वह खोखली लग रही थी। दीपक सख्त और चुनौतीपूर्ण खड़ा था। अदा मॉरिसन ने उड़ान जोखिम का तर्क दिया। श्री थॉर्नटन एक तरफा राज्य के बाहर के टिकटों की खोज कर रहे थे। उनके पास कोई सामुदायिक संबंध नहीं था, कोई रोजगार नहीं था और उन्हें जीवन की सजा का सामना करना था। लोकल वकीलों ने अपनी पूरी कोशिश की। सामुदायिक जड़ों, कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं। अमृता का मुझसे संबंध, जज मेंडोजा परवाह नहीं करती थीं। जमानत प्रत्येक के लिए 5 जियान सजडुक 0 रुपये निर्धारित की गई। कोई भी बांड के लिए 10% भी नहीं दे सकता था। उन्हें जेल में वापस भेज दिया गया। अलग अलग खंडों में कोई संपर्क नहीं। स्थानीय समाचार ने उस शाम कहानी को उठाया। बेटी ने पिता की हत्या के प्रयास के लिए गिरफ्तार किया, संपत्ति के विवाद में। मेरा नाम पीड़ित के रूप में छिपाया गया, लेकिन उनकी मुगशॉट सार्वजनिक रिकॉर्ड थी। पैट्रिशिया वेल्टर्स ने कॉल किया। विक्रम, अगर आपको कुछ चाहिए, गवाही, समर्थन, कुछ भी, मैं यहां हूं। धन्यवाद पैट्रिशिया, इसका मतलब आपके लिए बहुत है। उस रात मैं अपनी रसोई में खड़ा था, वह रसोई जहां अमृता ने जहर वाली चाय परोसी थी। मैंने इसे उनके जाने के बाद फिर से रंगा था। एक अलग रंग, नया आरंभ। मेरा फोन बजा। मार्गरेट का संदेश। प्रारंभिक सुनवाई अगले सप्ताह। वे संभवतः इसे छोड़ देंगे और सीधे मुकदमे में जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? मैंने जवाब दिया, मैं तब से तैयार हूं जब मैं उस अस्पताल में जागा था। मैंने इसे भेजा, फोन रख दिया। न्याय के पहिए आखिरकार घूम रहे थे और मैं अब उनकी पीड़िता नहीं, बल्कि उनके अभियोजक का मुख्य गवाह था। अगस्त के अंत की गर्मी ऑस्टिन पर जैसे एक बोझ की तरह गिर रही थी। मैं ट्रेविस काउंटी क्रिमिनल कोर्ट हाउस के कोर्ट रूम 3C के बाहर खड़ा था, एक संवेदनशील भूरे सूट में, जिसे मार्गरेट ने चुनने में मेरी मदद की थी। विश्वसनीय दिखने के लिए, उसने कहा।
स्थिर दिखने के लिए। दरवाजे के पार मैंने झूरी चयन की हलचल सुनी। 12 नागरिक जो मेरी बेटी के भाग्य का निर्णय लेने वाले थे। जेनिफर मॉरिसन ने मुझे गलियारे में ढूंढा। श्री कुक, आपको आज दोपहर बुलाया जाएगा। याद रखें जो हमने अभ्यास किया, स्पष्ट, तथ्यात्मक, बिना भावनाओं के। सबूतों को बोलने दें। मैंने सिर हिलाया। मैंने अपने गवाह को सप्ताहों तक रिहर्स किया था। सुबह 10 बजे उद्घाटन बयानों की शुरुआत हुई। मैं गैलरी में बैठा देखा। जेनिफर झूरी के सामने खड़ी थी। 7 महिलाएं, 5 पुरुष, उम्र 20 के अंत से 70 के आरंभ तक। शिक्षक, अभियंता, खुदरा कर्मचारी, सेवानिवृत्त, सामान्य लोग जो एक असाधारण कहानी सुनने वाले थे। यह एक लालच, निराशा और विश्वासघात की कहानी है। सबूत दिखाएगा कि अमृता कुक थॉर्नटन और दीपक थॉर्नटन ने विक्रम कुक, अमृता के 74 वर्षीय पिता, को एक घातक दवा के संयोजन के माध्यम से मारने का प्रयास किया। क्यों? संपत्ति के लिए, पैसे के लिए। 850,000 रुपए के घर के लिए जिसे वे तुरंत चाहते थे, न कि इंतजार करने के लिए। प्रकृति को अपना काम करने दिया। वह झूरी के बक्से की ओर बढ़ी और हर एक व्यक्ति से आंख मिलाई। विक्रम कुक ने अपनी बेटी पर भरोसा किया। उसने उसे अपने घर में रहने दिया। उसने उसे वित्तीय सहायता दी और उसने उस भरोसे का भुगतान झड़ डालकर अपने सुबह की चाय में किया। बचाव टीम की मेज पर अमृता रो रही थी। दीपक ने बिना किसी भावना के नोट्स ले रहे थे। अमृता के सार्वजनिक रक्षक रॉबर्ट हेज ने एक नरम दृष्टिकोण अपनाया। मेरी मुवक्किल ने डेस्पिरेशन और मैनिपुलेशन के कारण भयानक गलतियां की। वह भारी वित्तीय दबाव और दीपक थॉर्नटन के नियंत्रक प्रभाव में थी, लेकिन हत्या का प्रयास, सबूत एक दुखद दुर्घटना को दिखाएगा, हत्या की मंशा नहीं। लिंडा वास्केज, दीपक की वकील, आक्रामक हो गई। दीपक थॉर्नटन निर्दोष है। सबूत यह दिखाएगा कि अमृता कुक थॉर्नटन अकेले ही कार्य कर रही थी और उसने अपनी खुद की गिल्टी को छुपाने के लिए मेरे मुवक्किल को फंसाने की कोशिश की। वे पहले से ही एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे थे। डॉ जेम्स मिशेल ने पहले गवाही दी। उन्होंने विश्व विज्ञान को चिकित्सा सटीकता के साथ समझाया। बेंजोजिपिन का स्तर चिकित्सीय खुराक से 3 गुना अधिक, एंटीहिस्टामाइन विषाक्त स्तर पर। मेरी पेशेवर राय में इस संयोजन से श्री कुक की उम्र और स्वास्थ्य के कारण मृत्यु संभव है। पीड़ित ने त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया के कारण बचाव किया। हेज ने क्रॉस एग्जामिनेशन में संदेह उत्पन्न करने की कोशिश की। क्या ये दवाएं गलती से मिलाई जा सकती थीं? विशेष संयोजन और खुराक के कारण दुर्घटना की संभावना बेहद कम है। इसके लिए ज्ञान और इरादा आवश्यक था। वे उसे हिला नहीं सके। डिटेक्टिव मारिया हर्नांडेज ने जूरी को जांच के माध्यम से चलाया। मोटल से दवा की बोतलों की तस्वीरें, कंप्यूटर स्क्रीनशॉट, वृद्धों के लिए घातक खुराक बेंजोजिपिन। जहर देने में कितना समय लगेगा? टेक्सास के विरासत कानून। कई जुरस आगे झुक गए, रुचि दिखाते हुए। ब्रायन कोले ने निगरानी के बारे में गवाही दी। बचाव ने स्वीकार्यता पर आपत्ति जताई। जज मॉरिसन ने तुरंत निर्णय दिया। श्री कुक के अपने घर में कैमरे लगाए गए थे। टेक्सास में केवल सामान्य क्षेत्रों में यह कानूनी है। आपत्ति खारिज कर दी गई। फिर उन्होंने फुटेज चलाया। दीपक और अमृता मेरी रसोई में फुसफुसाते हुए, अगर उसे पता चला तो अब बहुत देर हो चुकी है। अमृता ने बचाव मेज पर रोते हुए देखा। दीपक का जबड़ा तना हुआ था। पट्रीशिया वॉल्टर्स ने गवाही दी कि उन्होंने अमृता के बारे में हिंसक बहसें सुनी थीं, जिसमें अमृता बाद में यह दावा कर रही थी कि मैं पागल हो रहा हूं, जो पट्रीशिया के मेरे स्पष्ट कौशल के अवलोकनों के विपरीत था। फिर अमृता का रिकॉर्ड किया गया इकरारनामा। कोर्ट रूम पूरी तरह से चुप हो गया। यह दीपक का आइडिया था। उसने कहा कि तुम जल्द ही मर जाओगी। हमें पैसे की जरूरत थी। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन हम कर्ज में डूबे हुए थे। उसकी आवाज कोर्टरूम में गूंज गई। निराश, दोषी, दागदार। बचाव मेज पर दीपक ने अमृता को शुद्ध क्रोध की नजर से देखा। मेरा टर्न लंच के बाद आया। मैं गवाही देने के लिए खड़ा हुआ। अपना दाहिना हाथ उठाया। सच बताने की कसम खाई। जेनिफर ने मुझे इसके माध्यम से चलाया। बहस, अगली सुबह चाय। अमृता ने कहा कि मुझे इसे पीना चाहिए।
20 मिनट के भीतर मैं खड़ा नहीं हो सका। कमरा घूम रहा था। मैंने बेहोश होने से पहले 911 को कॉल करने में सफल रहा। हेज ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया, सहानुभूति जताने की कोशिश की। श्री कुक, क्या आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं? मैंने बहुत प्यार किया। क्या आप अब उसे प्यार करते हैं? मैं उस बेटी को प्यार करता हूं जिसे मैंने सोचा था कि मेरे पास है, लेकिन जिसने मुझे झड़ दिया। मुझे नहीं पता कि वह कौन है। उसने प्रतिशोध का सुझाव देने की कोशिश की। वसीयत में बदलाव, निष्कासन। मैंने अपनी वसीयत तब बदली जब मैंने पाया कि उसने मुझे जहर देने की कोशिश की। यह सजा नहीं है, यह सुरक्षा है। वास्केज अधिक आक्रामक थी। क्या यह सच नहीं है कि आपने मेरी मुवक्किल पर नजर रखने के लिए एक जासूस को नियुक्त किया था? मैंने सुरक्षा को नियुक्त किया जब किसी ने मुझे मारने की कोशिश की। यह जासूसी नहीं है, यह जीवित रहने का प्रश्न है। मैं नहीं टूटा, मैंने जाल में नहीं फंसा। अपनी वकील की सलाह के खिलाफ अमृता ने गवाही दी। उसने रोते हुए माफी मांगी, कहा कि उसने कभी वास्तविक नुकसान की इच्छा नहीं की। मैं अपने पिता से प्यार करती हूं, मैं उसे कभी मरना नहीं चाहूंगी। हां, मैंने चाय बनाई, लेकिन मैंने सिर्फ नींद की गोलियां डाली। जेनिफर ने अपनी क्रॉस गवाही को नष्ट कर दिया। नींद की गोलियां से, लेकिन आपकी इंटरनेट खोजों में घातक खुराक और संयोजनों को शामिल किया गया है जो मृत्यु का कारण बनते हैं। इसका क्या मतलब है? मैं बस जिज्ञासु थी। क्या आप उस दिन घातक संयोजनों के बारे में जिज्ञासु थीं जब आपने अपने पिता को चाय दी जो उसे लगभग मार दिया? कोई उत्तर नहीं। दीपक ने सब कुछ नकार दिया। उसने दावा किया कि अमृता अकेले कार्य कर रही थी। जेनिफर ने उसे डॉ ब्रेनेन के साथ फर्जी मनोवैज्ञानिक रिपोर्टों पर चर्चा करते हुए रिकॉर्डिंग चलाई। जूरी ने संदेहास्पद नजरों से देखा। समापन तर्क शक्तिशाली थे। जेनिफर ने कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने एक 64 वर्षीय व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश की पैसे के लिए। वे केवल इसलिए असफल हुए क्योंकि विक्रम कुक 911 को कॉल करने के लिए पर्याप्त मजबूत थे। जब तक पकड़े नहीं गए तब तक उन्होंने कोई पश्चातावा नहीं दिखाया। यह एक पारिवारिक त्रासदी नहीं है, यह वित्तीय लाभ के लिए हत्या का प्रयास है। जूरी ने 7 घंटे तक विचार किया। मैंने इंतजार किया, अदालत नहीं छोड़ी। मार्गरेट मेरे साथ चुपचाप बैठी। अंततः निर्णय आया। हम कोर्ट रूम में लौटे। सब खड़े हो गए। क्या प्रतिवादियों को कृपया खड़ा होना चाहिए? वे खड़े हो गए। अमृता कांप रही थी। दीपक कठोर, फोरमैन, 54 वर्षीय इंजीनियर था। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। टेक्सास राज्य बनाम अमृता कुक थॉर्नटन के मामले में पहली गिनती हत्या का प्रयास। हम प्रतिवादी को दोषी पाते हैं। अमृता गिर पड़ी। उसकी वकील ने उसे संभाला। दूसरी गिनती हत्या की साजिश। हम प्रतिवादी को दोषी पाते हैं। दीपक के लिए भी वही निर्णय। वह स्थिर खड़ा रहा, चेहरा खाली। जज मॉरिसन ने जूरी का धन्यवाद किया। सजा 2 हफ्तों में तय की गई। बेलीफ ने उन्हें ले जाया। अमृता ने मेरी ओर देखा, मुंह से कहा, मुझे खेद है। मैंने उसकी आंखों में देखा, एक बार सिर हिलाया। स्वीकृति, क्षमा नहीं। अदालत के बाहर सीढ़ियों पर मार्गरेट ने पूछा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने सोचा जैसे मैं फिर से सांस ले सकता हूं। सजा 2 हफ्तों में है, लेकिन निर्णय वही था जो मायने रखता था। दोषी, दोनों दोषी। 2 हफ्ते बाद मैं सजा के लिए कोर्टरूम 3C में लौटा। वही लकड़ी की पैनलिंग, वही टेक्सास राज्य का सील, लेकिन सब कुछ अलग महसूस हो रहा था। अनिश्चितता चली गई थी। जूरी ने अपना निर्णय दिया था। अब बकाया चुकाने का समय था। मुझे अमृता और दीपक को अलग अलग लाया गया। नारंगी रंग के कपड़े, हथखड़ियां और टखनों में जंजीरें जो फर्श पर धातु की आवाजें पैदा कर रही थीं। अमृता ने वजन खो दिया था। वह अपनी 36 साल की उम्र से 1 दशक बड़ी दिख रही थी। दीपक स्थिर खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई कमजोरी नहीं दिख रही थी। जज मॉरिसन ने मामले की संक्षेप में समीक्षा की। हम इस समय दीवानी मामले में सजा के लिए यहां हैं, जिसमें अमृता कुक थॉर्नटन और दीपक थॉर्नटन को, जिन्हें जूरी ने हत्या के प्रयास और हत्या की साजिश का दोषी पाया है। प्रोबेशन अधिकारी राधिका चेन ने पहले अपनी रिपोर्ट पेश की। अमृता, जिसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, पछतावा दिखाती है। वह जेल में परामर्श में भाग ले रही है,
दीपक न्यूनतम पछतावा अपनी निर्दोषता का दावा करता है। वित्तीय गैर जिम्मेदारी का पैटर्न। उसकी सिफारिशें स्पष्ट थीं। अमृता के लिए औसत सजा, दीपक के लिए अधिकतम सजा। जेनिफर मॉरिसन ने राज्य के पक्ष में तर्क दिया। आपका मान, यह एक बुजुर्ग आदमी की हत्या का पूर्व नियोजित प्रयास था, जो अपनी ही बेटी और दामाद द्वारा वित्तीय लाभ के लिए किया गया। उन्होंने जहरीले डोज का अध्ययन किया, जहर दिया और पकड़े जाने तक कोई पछतावा नहीं दिखाया। राज्य अमृता कुक थॉरंटन के लिए 15 साल और दीपक थॉरंटन के लिए 18 साल की सजा की सिफारिश करता है। रॉबर्ट हेज ने अमृता के लिए गुहार लगाई। कोई आपराधिक इतिहास नहीं, भारी वित्तीय दबाव, दीपक की चतुराईपूर्ण प्रभाव। वह पहले ही अपने पिता, अपनी स्वतंत्रता और अपना भविष्य खो चुकी है। लिंडा वास्केज के पास दीपक के लिए कम था। उसने वित्तीय तनाव का तर्क दिया, दावा किया कि वह अमृता का साथी था, नेता नहीं। रिकॉर्डिंग ने इसके विपरीत साबित किया। उसका तर्क कमजोर था और वह जानती थी। फिर जज मॉरिसन ने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। मैं पोडियम पर आया। मैंने एक बयान लिखा था, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया। शब्द बिना स्क्रिप्ट के आए। आपका मान, उस सुबह जब मैंने अपनी बेटी द्वारा बनाई गई चाय पी, मैंने उस पर विश्वास किया। माता पिता अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं। वह विश्वास मेरी कमजोरी थी। उन्होंने इसका लाभ उठाया, न केवल मुझसे चोरी करने के लिए, बल्कि मेरी जिंदगी खत्म करने के लिए। मैंने पोडियम के किनारों को पकड़ा, नर्वसनेस से नहीं, बल्कि खुद को स्थिर करने के लिए। मैं संयोग और त्वरित क्रिया से बचा। उन्होंने पकड़े जाने तक कोई पछतावा नहीं दिखाया। उन्होंने मेरी विश्वसनीयता को नष्ट करने की कोशिश की, मुझे पागल घोषित करवाने का प्रयास किया। यह कमजोरी का क्षण नहीं था, यह एक योजनाबद्ध, पूर्व निर्धारित कार्य था। मैंने जज की आंखों में देखा। मैं प्रतिशोध नहीं चाहता, मैं न्याय चाहता हूं। जो उन्होंने करने की कोशिश की उसके अनुपात में मेरी जिंदगी। अमृता को बोलने का अवसर मिला। वह कांप रही थी, आंसू बहा रही थी। आपका मान, मुझे बहुत खेद है। मैं अपने पिता, इस कोर्ट से माफी मांगती हूं। हर एक से जिसे मैंने चोट पहुंचाई, मैं निराश थी, मैं मूर्ख थी, मैं गलत थी। मैं क्षमा की उम्मीद नहीं करती। मैं सिर्फ अपने पिता को यह बताना चाहती हूं कि मैंने उससे प्यार किया और मैंने अपने कार्यों के माध्यम से उस प्यार को नष्ट कर दिया। दीपक की बारी आई। उसके वकील ने उससे पछतावा दिखाने की गुहार लगाई। उसने नहीं किया। आपका मान, मैं यह कहता हूं कि मुझे किसी भी जहर देने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मुझे परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और मेरी पत्नी की झूठी गवाही के आधार पर दोषी ठहराया गया है। जज मॉरिसन का चेहरा कठोर हो गया। दीपक ने अपनी स्थिति को और खराब कर लिया। जज ने चुपचाप दस्तावेजों की समीक्षा की। फिर उसने दोनों प्रतिवादियों की ओर देखा। मैंने प्रस्तुत सब कुछ पर विचार किया है। यह एक बुजुर्ग आदमी की हत्या का पूर्व नियोजित प्रयास था, जो वित्तीय लाभ के लिए किया गया। परिवार के विश्वास का उल्लंघन इसे विशेष रूप से घृणित बनाता है। पहले अमृता की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, अमृता कुक थॉरंटन, आपको यहां 12 साल की सजा सुनाई जाती है, जिसमें आप आधी सजा काटने के बाद पैरोल के लिए पात्र होंगी। आपको विक्रम कुक को 125,000 रुपये की वसूली का आदेश दिया जाता है। अमृता गिर गई। उसका वकील उसे संभालने लगा। दीपक थॉर्नटन, आप इस साजिश के आर्किटेक्ट हैं। आपका पछतावे का अभाव दिखाता है कि आप एक महत्वपूर्ण खतरा पेश करते हैं। आपको यहां 15 साल की सजा सुनाई जाती है, जिसमें आप 293 सजा काटने के बाद पैरोल के लिए पात्र होंगे। आपको विक्रम कुक को 125,000 रुपये की वसूली का आदेश दिया जाता है। गवर्नर गिरा। अंतिम, अपरिवर्तनीय। प्रतिवादियों को राज्य सुविधा में स्थानांतरित करने के लिए हिरासत में लिया गया। यह कोर्ट खत्म हुई। बेलिफ्स ने करीब आया। अमृता ने एक आखिरी बार मेरी ओर देखा, मुंह से कहा, मुझे खेद है। मैंने उसकी आंखों में देखा, एक बार सिर हिलाया। स्वीकृति, क्षमा नहीं। दीपक सीधा आगे देख रहा था जब उन्हें ले जाया गया। कोर्ट हाउस के हॉलवे में जेनिफर मॉरिसन ने मेरा हाथ मिलाया। आज न्याय मिला श्री कुक।
मुझे उम्मीद है कि इससे आपको कुछ शांति मिलेगी। यह समापन लाता है, यह शांति से अधिक मूल्यवान है। मार्गरेट ने मुझे घर पहुंचाया। हम ज्यादा नहीं बोले, शब्दों की जरूरत नहीं थी। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने घर के हर ताले को बदल दिया। सामने का दरवाजा, पीछे का दरवाजा, साइड एंट्रेंस, गैरेज, नए चाबी, नए तंत्र, अपने स्थान को पुनः प्राप्त करने का भौतिक कार्य। हर ताला जो मैंने लगाया, ऐसा लगा जैसे मैंने अतीत को सील कर दिया। उस दोपहर बान बान वाले आए, रणदाता अमृता और दीपक की संपत्ति के अधिकारों का उपयोग कर रहे थे। मैंने अपनी खिड़की से देखा जब अजनबी फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और बक्से ले जा रहे थे, उन आरणों का भुगतान जो कभी पूरी तरह से संतोषजनक नहीं होंगे। जब वे चले गए, मैंने खाली कमरों में घूमना शुरू किया। अमृता के पूर्व बेडरूम में मैंने एक ऐसी वस्तु पाई जो वे छोड़ गए थे, एक फोटो। अमृता 7 साल की उम्र में एक वैलेंटाइन कार्ड पकड़े हुए मुस्कुराती हुई। पिता, मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैंने उसे लंबे समय तक देखा। वह छोटी लड़की चली गई थी। वह महिला जिसने मुझे झड़ दिया ने उसकी जगह ले ली थी। लेकिन यह फोटो पहले का था। मैंने इसे फेंका नहीं। मैंने इसे अपने कार्यालय में एक दराज में रख दिया। प्रदर्शित नहीं, लेकिन संरक्षित। यह यादगार थी कि वह कौन थी इससे पहले कि वह बन गई जो वह अब है। उस शाम मैं अपने बैठक कक्ष में बैठा। घर पहले से ज्यादा शांत था, लेकिन यह एक शांति की शांति थी। मैंने रात का खाना बनाया, खाया। टेबल पर समाचार देख रहे थे। सामान्य गतिविधियां थीं, लेकिन अब वे अलग महसूस हो रही थीं, हल्की, स्वतंत्र। 1 सप्ताह बाद मैं अपने घर के पिछवाड़े पर सुबह की चाय के साथ बैठा था। डाकिया आया। बिलों के बीच मुझे टेक्सास के क्रिमिनल जस्टिस डिपार्टमेंट के माउंटेन व्यू यूनिट से एक लिफाफा मिला, अमृता की सुविधाओं से। मैंने उसके हाथ की लिखाई पहचानी। मेरा पहला विचार था कि इसे न खोलूं। मेरा दूसरा विचार था कि इससे बचने का मतलब है कि मैं उसे शक्ति दे रहा हूं। मैंने इसे खोला। 3 पन्ने, नीले स्याही में, कागज पर आंसुओं के धब्बे स्पष्ट थे। उसने जेल के बारे में, दिनचर्या, बोरियत, डर के बारे में लिखा। उसने पछतावे के बारे में अपने बचपन की कुछ विशेष यादें लिखी जब मैं उसके लिए वहां था। उसने अब समझा कि निराशा उसे क्या करने पर मजबूर कर देती है। उसने पूछा कि क्या मैं कभी उसे माफ कर सकता हूं? क्या मैं कभी मिलने आऊंगा? क्या कोई मोचन की संभावना है? उसने अंत में लिखा, मैं तुमसे कोई जवाब की उम्मीद नहीं करती। मैं इसके लायक नहीं हूं, लेकिन मुझे तुम्हें यह बताना था कि मुझे आखिरकार समझ में आया कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे बहुत खेद है। मैंने इसे 2 बार पढ़ा। मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे पहचान मिली। वह सच में परिणाम भुगत रही थी और सच में पछता रही थी। मैंने पत्र को मोड़ा, इसे टेबल पर रख दिया। उस दिन बाद में मैं मार्गरेट से लंच के लिए मिला, शहर के एक रेस्तरां में, शांत बबूथ में। मैंने उसे पत्र दिखाया। तुम क्या करना चाहती हो? उसने पूछा। मुझे नहीं पता। एक हिस्सा मुझसे उसे माफ करने की इच्छा रखता है, एक हिस्सा कभी नहीं कर सकता। ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है। तुम उसके पछतावे को स्वीकार कर सकती हो बिना क्रिया को माफ किए। तुम उसकी पीड़ा के लिए सहानुभूति रख सकती हो बिना यह भूले कि उसने इसे उत्पन्न किया। हमने घर के बारे में बात की। मैं इसे बेचने पर विचार कर रहा था। बहुत सारी यादें हैं, हर कमरे में गूंज है। तुम कहां जाओगी? कहीं छोटा। मुझे अब 3000 वर्ग फुट की जरूरत नहीं है। उस दोपहर मैं सेंट्रल टेक्सास वेटरन सपोर्ट फाउंडेशन के कार्यालय गया। छोटा सा भवन, साधारण फर्नीचर, दीवारें वेतेरानों के धन्यवाद पत्रों से भरी थीं। सारा मार्टिनेज, निदेशक, ने मुझे गर्मी से स्वागत किया। मैं इंतजार नहीं करना चाहता जब मैं चला जाऊं। मैंने उसे बताया, मैं अभी शुरू करना चाहता हूं। मैं अपने घर को बेचने और फाउंडेशन को एक बड़ा हिस्सा दान करने का प्रस्ताव रखता हूं। मैं बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और पारिवारिक हिंसा के पीड़ितों के लिए एक विशेष कार्यक्रम को वित्त पोषित करना चाहता हूं। ऐसे लोग जैसे मैं, जो बच जाते हैं लेकिन पुनर्निर्माण के लिए संसाधनों की जरूरत होती है। सारा प्रभावित हुई। श्री कुक,
हम एक नामित फंड बना सकते हैं, दर्जनों परिवारों की मदद कर सकते हैं। अगले दिन रियल्टर दीपक भद्र ने मेरे साथ मेरे घर का दौरा किया। हमने बाजार मूल्य बिक्री की समय सीमा के बारे में चर्चा की। यह एक सुंदर संपत्ति है, उसने कहा। यह सच में सुंदर थी। यह किसी और के लिए फिर से बन सकती है। उसने मुझे 3 कोंडो दिखाए। तीसरा सही लगा। 1200 वर्ग फुट, 10वें मंजिल से शहर के दृश्य के साथ। प्रबंधनीय, सुरक्षित, कोई यार्ड का काम नहीं, कोई यादें नहीं। इसी पर एक प्रस्ताव बनाओ। उस शाम मैं अपने डेस्क पर अमृता के पत्र के साथ बैठा। मैंने स्टेशनरी निकाली, एक उत्तर लिखा, एक पन्ना। अमृता, मैंने तुम्हारा पत्र प्राप्त किया। मुझे विश्वास है कि तुम्हारा पछतावा सच्चा है। मुझे यह भी विश्वास है कि तुमने जो नुकसान किया उसे ठीक नहीं किया जा सकता। मैं मिलने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं कभी तैयार नहीं हो सकता, लेकिन मैं मानता हूं कि तुम अपना समय काट रही हो और परिणामों का सामना कर रही हो। मुझे उम्मीद है कि तुम इन 12 वर्षों का उपयोग उस व्यक्ति से बेहतर बनने के लिए करोगी जिसने मेरी चाय झड़ दी थी। यही मैं अभी तुम्हें दे सकता हूं। मैंने इसे सील किया, इसे माउंटेन व्यू यूनिट के पते पर भेज दिया। अगले कुछ दिनों में मैंने व्यवस्थित ढंग से अनावश्यक चीजों को हटाया। चैरिटी को दान, बुरी यादों वाली वस्तुओं को फेंकना, जो मैं रखना चाहता था उन्हें सावधानी से पैक करना। जब मैं अपने कार्यालय को पैक कर रहा था, मैंने फिर से अमृता की बचपन की तस्वीर पाई। मैंने इसे लंबे समय तक देखा। वह 7 साल की बच्ची जिसमें मुस्कान के लिए जगह थी। मैंने इसे सावधानी से फ्रेम किया, महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ पैक किया, न कि प्रदर्शित करने के लिए बल्कि रखने के लिए। वह छोटी लड़की अस्तित्व में थी। वह असली और प्यार करने वाली थी। बाद में जो हुआ वह पहले के समय को मिटा नहीं देता। पैट्रिशिया वॉल्टर्स ने मुझे एक पड़ोसी के डिनर के लिए आमंत्रित किया। मैंने लगभग मना कर दिया, लेकिन मैंने स्वीकार कर लिया। शाम आश्चर्यजनक रूप से सुखद थी। पड़ोसी दयालु थे। उन्होंने मुझे सामान्य रूप से व्यवहार किया। मैंने महसूस किया कि मैं न्याय पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि मैंने जीवन को भुला दिया। यही भविष्य की ओर बढ़ने का रूप है। छोटे संबंध, सामान्य बातचीत, दिनचर्या का पुनर्निर्माण। अमृता के पत्र आने के 2 हफ्ते बाद सारा मार्टिनेज ने फोन किया। विक्रम, बोर्ड ने फंड को मंजूरी दे दी है। हम इसे विक्रम कुक बुजुर्ग न्याय फंड कह रहे हैं। आपका दान दुर्व्यवहार के पीड़ितों को कानूनी सहायता, आवास सहायता, परामर्श सेवाओं में मदद करेगा। मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो मैंने महीनों से नहीं महसूस किया था। उद्देश्य, प्रतिशोध का उद्देश्य नहीं, बल्कि निर्माणात्मक उद्देश्य। सितंबर के अंत की एक शाम मैंने इस घर का मालिक होने के नाते एक आखिरी बार अपने पिछवाड़े में बैठा। 28 सितंबर। बिक्री की प्रक्रिया में थी। कोंडो की खरीद हो रही थी। फाउंडेशन को दान देने की व्यवस्था की जा रही थी। मैंने अमृता के जवाब को भेज दिया। संक्षिप्त, ईमानदार, बिना झूठे वादों के। मैंने जो हुआ उसके साथ अपनी शांति बना ली। न तो माफी, बल्कि स्वीकार्यता। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, मैं बच गया। उन्होंने न्याय का सामना किया, मैंने अपनी जिंदगी वापस ले ली। मैंने पिछले 8 महीनों के बारे में सोचा। जहर देना, जांच, परीक्षण, न्याय। इसके बाद अमृता जेल में, दीपक जेल में। मेरा घर बिक रहा है, मेरा नया कोंडो, मेरा दान कार्य आगे। मुझे खुशी का अनुभव नहीं हुआ। खुशी बहुत सरल लगती थी। मुझे संतोष, पूर्णता का अनुभव हुआ। मेरे हाथ में चाय का कप लगभग खाली था। चाय मैंने बिना डर के बनाई थी। मैंने खड़ा होकर अंदर चला गया, कप धोया, लाइट बंद की। कल मैं मूवर्स से मिलने वाला था। कल मैं नए स्थान के लिए पैक करना शुरू करने वाला था। कल मैं एक और कदम आगे बढ़ाने वाला था। लेकिन आज रात मैं बस जी रहा था। एक जीवित व्यक्ति, न कि एक शिकार, न ही प्रतिशोधी, बस एक आदमी जिसने हत्या के प्रयास को अपने जीवन के बाकी हिस्से को परिभाषित करने से मना कर दिया। मैंने पिछला दरवाजा बंद किया, इसे अपनी नई चाबी से बंद किया और बिस्तर की ओर बढ़ा। यह घर शांति में था। भविष्य अनिश्चित था, लेकिन यह मेरा भविष्य था और यही काफी था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई
तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी पर अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। अगली कहानी सुनने के लिए बाएं तरफ के बॉक्स पर क्लिक करें